चैप्टर 12 डिजिटल ऑडिट एंड एश्योरेंस पे आ जाओ। ठीक है, अपन डिजिटल ऑडिट रिवाइज करेंगे। अभी डिजिटल ऑडिट का देखो कितने मार्क्स का आता है, 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से अपन रिवाइज करते हैं, अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं। अभी तक आपको ये चैप्टर आता भी नहीं है या याद भी नहीं है, मतलब रिवीजन तो कर लिया लेकिन याद नहीं है, तो कोई टेंशन मत लो, आप मेरे साथ आओ, आपका ये चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। आओ सर, डिजिटल ऑडिट क्या है? एक बात बताओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सिस्टम है? हाँ जी सर, आईटी सिस्टम है। आईटी सिस्टम आपने इंप्लीमेंट कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, इसलिए डिजिटल ऑडिट करेंगे ना। प्लेसिंग एश्योरेंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द आईटी सिस्टम जो इंप्लीमेंट हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन में। वेरी सिंपल, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? रिव्यू करती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? रिव्यू करेगी। क्या रिव्यू करेगी सर? उसके टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स को। क्या रिव्यू करेगी? जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्रोल्स है उनको रिव्यू करेगी। सर उनको रिव्यू क्यों करना है? कि गैप्स को आइडेंटिफाई कर लें, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि अपने को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है और इंश्योर करना है रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक है, ये हो गया अपना डिजिटल ऑडिट। अब सर फीचर्स बताओ डिजिटल ऑडिट के। फीचर्स आपको एकदम सिंपल है। देखो कुछ भी करना है, अपने डिजिटल ऑडिट भी करेंगे तो पहले तो अपने को स्ट्रेटेजी चाहिए। ठीक है, पहले अपन ने स्ट्रेटेजी बनाई, फिर अपन स्टैंडर्डाइज करेंगे, सारे प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करेंगे। उससे अपने को क्या होगा? सेविंग होगी। सेविंग किस में होगी? टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट्स में। सर अपने को स्ट्रेटेजी बनानी, फिर अपने को स्टैंडर्डाइज करने हैं प्रोसेस, जिससे क्या होगा? सेविंग इन टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, अगर अपन ये स्ट्रेटेजी स्टैंडर्डाइज और सेविंग कर लेंगे तो अपन क्वालिटी ऑफ ओपिनियन जो है अपना इंप्रूव हो जाएगा, जिससे अपन क्या दे सकते हैं? लीड्स टू मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट। फिर से सुनो, अगर अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि अपने को प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करना है, उससे अपने सेविंग होगी टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट्स में, विच विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ओपिनियन, जिससे क्या होगा? अपन मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। और अगर ऑडिट रिपोर्ट्स मोर रिलायबल है तो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं ऑडिटी क्या ले सकता है? इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। देखो अपन ने पढ़ा स्ट्रेटेजी, तो क्या करेंगे? हेल्प क्रिएट फ्यूचर फॉर डिजिटल स्ट्रेटेजी। हेल्प क्रिएट फ्यूचर फॉर डिजिटल स्ट्रेटेजी। सर दूसरा पॉइंट क्या था? अलाउड टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस। तीसरा पॉइंट तक क्या था? लीड्स टू सेविंग इन टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट्स, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ओपिनियन, लीडिंग टू मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, हेल्प ऑडिटी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। वापस आओ, वापस रिवाइज करेंगे। देखो मैंने यहाँ नीचे और आपको अच्छे से बता के रखा है। तो देखो फीचर्स क्या है डिजिटल ऑडिट के? अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। स्ट्रेटेजी कौन सी? डिजिटल स्ट्रेटेजी। ठीक है सर, तो डिजिटल स्ट्रेटेजी। दूसरा अपन स्टैंडर्डाइज करेंगे प्रोसेस को। तीसरा होगा सेविंग इन टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट, जिससे होगा इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ओपिनियन, जिससे ऑडिटी इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। आपको पांचों के पांचों पॉइंट याद हो गए। ठीक है, अब आ गया हो सर एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट। बताओ, बैठे मत रहो, मेरे साथ साथ बोलना। बेटर ऑडिट क्वालिटी क्या हो जाएगी? एडवांटेज क्या है डिजिटल ऑडिट का? बेटर ऑडिट क्वालिटी होगी, बेटर एनालिटिक्स होगा। सर बेटर ऑडिट क्वालिटी, बेटर एनालिटिक्स, लोअर द कॉस्ट। बेटर ऑडिट क्वालिटी, बेटर एनालिटिक्स, लोअर द कॉस्ट, जिससे इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी इनहेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेटर ऑडिट क्वालिटी, बेटर एनालिटिक्स, लोअर द कॉस्ट, इनहेंस द इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, विच विल इंप्रूव द रिस्क असेसमेंट। फिर से सुनो सर, आपका बेटर ऑडिट क्वालिटी होगा, बेटर एनालिटिक्स होगा, जिससे कॉस्ट लोअर हो जाएगा, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी इनहेंस हो जाएगी, और पूरा का पूरा रिस्क असेसमेंट आपका इंप्रूव हो जाएगा। फिर से देखो सर एडवांटेज क्या है? एक बार इसको रब कर देते हैं। सर एडवांटेज क्या है? सर एडवांटेज डिजिटल ऑडिट के बेटर ऑडिट क्वालिटी, मेरे साथ बोलो, बेटर ऑडिट क्वालिटी, बेटर एनालिटिक्स, लोअर द कॉस्ट, इनहेंस द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड इंप्रूव द रिस्क असेसमेंट। आपको याद होना चाहिए मुंह पे। फिर से बोलूं क्या? बेटर ऑडिट क्वालिटी, बेटर एनालिटिक्स, लोअर द कॉस्ट, इनहेंस द इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी एंड इंप्रूव द रिस्क असेसमेंट। आपको याद होना चाहिए। सर अपना बेटर ऑडिट क्वालिटी कैसे होगा? क्योंकि इसमें मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा को आप क्विकली इवेल्युएट कर लोगे। सिंपल सा लॉजिक है कि भैया बहुत सारा डेटा है, मैसिव डेटा, उसको आप क्विकली इवेल्युएट कर लोगे। एनालिटिक्स कैसे? सर आपको ट्रेंड्स और पैटर्न अब दिख रहे हैं ना सर। ऑडिटर्स इन सीइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न दैट मे बी चैलेंजिंग टू स्पॉट मैनुअली तो आप ये ट्रेंड्स और पैटर्न तो स्पॉट नहीं कर सकते थे, बट आप बेटर एनालिटिक्स हो जाएगा अगर, क्योंकि आप डिजिटल ऑडिट के में कर रहे हो, तो ये आपका एडवांटेज है। ठीक है सर, तीसरा लोअर दी कॉस्ट कैसे कम हो गया? सर प्रोसेस ही ऑटोमेट कर दिया, जो पहले मैनुअल होता था वो ऑटोमेटिक हो रहा है बाय ऑटोमेटिंग द प्रोसेस दैट वी हैव प्रीवियसली डन मैनुअली। वेरी सिंपल। सर इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी इनहेंस कैसे हुई? सर एक बात बताओ, आप टूल्स और ऑटोमेशन टेक्निक्स यूज करके प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर चुके हो। टूल्स एंड ऑटोमेशन टेक्निक्स को यूज करके आप प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर चुके हो, रूटीन टास्क को भी आप ऑटोमेट कर चुके हो, तो आपकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ठीक है, और लास्ट वाला इंप्रूव्ड हो जाएगा रिस्क असेसमेंट, क्योंकि आपने बहुत सारे ऑटोमेशन क्रिएट कर लिए हैं। क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ ऑटोमेशन टू असिस्ट द ऑडिट प्रोसीजर्स। क्यों? क्योंकि वो आपको असिस्ट करेगा आपके ऑडिट प्रोसेस में। ठीक है, क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ ऑटोमेशन टू असिस्ट विद द ऑडिट प्रोसेस एंड स्ट्रीमलाइन द टेस्टिंग, जिससे आपका इंप्रूव हो जाएगा आरएपी मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। वेरी सिंपल। फिर से लास्ट में बोल देते हैं एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट।
बेटर ऑडिट क्वालिटी हो जाएगी, बेटर एनालिटिक्स हो जाएगा, विच विल लोअर द कॉस्ट, इनहेंस द इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी एंड इंप्रूव द रिस्क असेसमेंट। सर अपन ने पढ़ा था की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट। सर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो हेल्प क्रिएट फ्यूचर फॉर डिजिटल स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी से आपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया तो अलाउड टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस, जिससे आपके सेविंग होगी टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट्स में, एंड इंप्रूव हो जाएगा आपका क्वालिटी ऑफ ओपिनियन विच विल लीड टू मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट्स। उससे क्या करेगा, ऑडिट इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। की फीचर्स हो गया। डिजिटल ऑडिट क्या होता है सर, एश्योरेंस देना इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम जो आपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किए। वेरी सिंपल। अब सर कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट पे आओ। कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट में देखो भैया, आप डिजिटल ऑडिट कर रहे हो तो पहले जानो ना, पहले नो थिंक टारगेट ऑटोमेट। पहले जानो फिर सोचो फिर टारगेट करो, जानो सोचो फिर टारगेट करो। क्या, ऑटोमेशन को पहले जानो सोचो फिर टारगेट करो। नो थिंक टारगेट ऑटोमेट। सर नो में क्या बिजनेस को बेनिफिट अचीव, मतलब क्या बिजनेस बेनिफिट्स होंगे। नो व्हाट द बिजनेस बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव थ्रू दी ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन करके कौन से बिजनेस बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन पाना चाहता है। नो व्हाट द बिजनेस बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव दी ऑटोमेशन। पहले जानो ना कि इसकी चाहत क्या है। चाहत मतलब ये क्या अचीव करना चाहता है ऑटोमेशन से, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, बिजनेस में क्या बेनिफिट्स होंगे। वेरी सिंपल। पीपल को फर्स्ट थिंक, पीपल के बारे में सोचो भैया, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, चेंज करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो थिंक अबाउट पीपल। पहले लोगों के बारे में सोचो। वेरी सिंपल। टारगेट करो राइट प्रोसेस को। अगर राइट प्रोसेस को ही ऑटोमेट करोगे तो ही तो आप सक्सेस मिलेगी। टारगेट द राइट प्रोसेस, दिस इज की फॉर सक्सेसफुल ऑटोमेशन। अब सुनो, ऑटोमेशन कोई स्टैंड अलोन सॉल्यूशन नहीं है, ये पार्ट है किसका, आपका ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी का। ऑटोमेशन इज नॉट अ स्टैंड अलोन सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है ऑटोमेशन लगा लिया तो लाइफ जिंगल वाला, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका पूरा ये बस पार्ट है किसका, पूरे जो आप डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी कर रहे हो उसका बस एक पार्ट है। ठीक है, ऑटोमेशन के बाद में अब क्या है, ऑटोमेशन से आपका क्या होगा, नए चैलेंजेस आएंगे भैया। ऑर्गेनाइजेशन आपने ऑटोमेशन किया तो नए चैलेंजेस आएंगे, कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी तो आएंगे ही आएंगे। सर क्या, गवर्नेंस कैसे करेंगे, डेटा सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करेंगे। इसीलिए डोंट फॉरगेट, खुद ही लिखा है, डोंट फॉरगेट अबाउट द गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी इन द रिस्क फ्रेमवर्क। फिर से बोलते हैं सर, फिर से यहाँ नीचे पढ़ेंगे, दोबारा ऊपर नहीं पढ़ेंगे। सर क्या क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन एक बार फिर से याद रखो, क्वेश्चन मत भूलना प्लीज। हाँ, हाईलाइटर कहां गया, ये रहा। सर कंसीडरेशन क्या है, कंसीडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। उसमें पहले क्या था सर, नो क्या, बिजनेस बेनिफिट दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। नो थिंक टारगेट ऑटोमेट, फिर नो थिंक टारगेट ऑटोमेट। कंसीडरेशन में देखो ये 4 है, चैलेंजेस में ऑटोमेट में नए चैलेंजेस आएंगे। नए चैलेंजेस कौन से आएंगे आपको अच्छे से पता है सर, डेटा सिक्योरिटी और गवर्नेंस। पहला क्या था, नो, कि क्या बिजनेस बेनिफिट्स आप चाहते हो जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगी। थिंक मतलब पीपल के बारे में पहले सोचो, क्योंकि चेंज करना डिफिकल्ट हो सकता है। टारगेट क्या करना है, राइट प्रोसेस को टारगेट करना है, वही सक्सेसफुल है आपके। सर ऑटोमेट कर दे क्या, ऑटोमेशन कोई स्टैंड अलोन सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये पार्ट है पूरे डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी का, जो ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी उसका पार्ट है। ठीक है, वेरी सिंपल। और ऑटोमेट करोगे तो नए चैलेंजेस आएंगे। कितना सिंपल है, कंसीडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, भूलना भी नहीं है अपने को। स्टेजेस क्या क्या इन्वॉल्व है डिजिटल ऑडिट के, जब आप डिजिटल ऑडिट करने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व है, अंडरस्टैंड करो, आइडेंटिफाई, एसेस करो। UIA यू क्या मतलब, अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई और एसेस। स्टेजेस इन्वॉल्व इन द डिजिटल ऑडिट, आपका ये वाला खत्म। ठीक है सर, अब वापस आओ, ऑडिटिंग डिजिटली देखो। सर ऑडिट, डिजिटल ऑडिट तो हमने समझ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिजिटल सिस्टम है, मतलब आईटी सिस्टम है, उसके ऊपर अपने को एश्योरेंस प्लेस करना था, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में। वेरी सिंपल। अब करेंगे ऑडिटिंग डिजिटली। सर ऑडिटिंग डिजिटली क्या होता है, मेरी बात सुनो। अब अपने को ऑडिट तो करनी है, कंडक्ट तो करनी है एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑडिट, बट वो ऑडिट करने से पहले आप क्या करो, ये यूज करो। क्या यूज करो, जो एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में उसकी मदद से उसको यूज करके आप अपनी ऑडिट करो। ये हो जाएगा ऑडिटिंग डिजिटली। ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जब आपको ऑडिटिंग डिजिटली पूछे तो आप कहना कि आपके कंडक्ट तो करनी है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट, बट उसमें यूज करेंगे जो एडवांसमेंट हुए हैं टेक्नोलॉजी में। वेरी सिंपल। दूसरे कंसेप्ट पे आओ। सर यहाँ थे की फीचर्स ऑफ और एडवांटेज पूछ रहा है। की फीचर्स और एडवांटेज किसके पूछ रहा है सर, डिजिटल ऑडिटिंग डिजिटली के पूछ रहा है। डिजिटल ऑडिट के अपन ने अच्छे से पढ़ा, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको याद भी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें देखो की फीचर या एडवांटेज पूछ ले ऑडिटिंग डिजिटली का, तो जब ऑडिटिंग डिजिटली का पूछ ले मतलब अपने काम से अपन ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटर है अपन, तो अपन दिल से बताएंगे। दिल से क्या बताएंगे सर, हार्ट क्यों, दिल से बताएंगे। क्यों बताएंगे सर, H फॉर ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, डिक्रीज ह्यूमन डिपेंडेंसी। सर सुनो, मैं अब पहले एक बार सारे मेमोरी टेक्निक्स वाली ये याद कर लेते, फिर अंदर जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। H फॉर क्या था, ह्यूमन डिपेंडेंसी डिक्रीज हो गई। वेरी सिंपल। E से सर इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी। A से डिजिटल ऑडिट पढ़ रहे तो ऑटोमेशन की बात होगी। सर R से पूरा ऑडिट में रिस्क असेसमेंट है सर, बेटर रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। T से सर, अब सब चीज अच्छी है तो T से ट्रांसपेरेंसी, और Q से क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव हो जाएगी। सर वापस से बताओ सर, क्वेश्चन क्या है ये बताओ।
सर की फीचर और एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, अगर आपके एग्जाम में आए तो ध्यान से सुनना। ऑडिटिंग डिजिटली पूछ रहा है मतलब हमारे ऑडिट से, तो हम बताएंगे दिल से। दिल से क्यों बताएंगे सर? सुनो, एच से एच 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 हार्ट क्यों? एच मतलब ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ई से इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी, ए से ऑटोमेशन एंड ईज, आर से पूरे ऑडिट में रिस्क असेसमेंट होता है सर, बेटर रिस्क असेसमेंट, तो सब अच्छा है तो इंक्रीज हो जाएगी ट्रांसपेरेंसी, और क्यू से क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव हो जाएगी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब एक एक पॉइंट को पढ़ते आओ। सर ह्यूमन डिपेंडेंसी कम कैसे होगी? क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन कम हो गया। सर मिनिमाइजेस द मैनुअल इंटरवेंशन रिजल्टिंग इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मैनुअल एरर, और मैनुअल इंटरवेंशन कम हुआ तो रिस्क ऑफ मैनुअल एरर कम हो गया ना। कौन सी बड़ी बात बता दी इसने। इफिशियंसी इंप्रूव कैसे हो गई? जो आपको सीखने में हफ्तों लगते थे, महीने लगते थे, अब बस आप फटाक से तुरंत 10 मिनट 5 मिनट जल्दी से सीख सकते हो। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है। व्हाट यूज्ड टू टेक वीक्स टू लर्न एंड प्रोग्राम यूजिंग डीप एक्सपर्ट्स, तो आप क्या कर लोगे अब इजीली, उसको अवेलेबल है ऑडिटर को आफ्टर सिंपल ट्रेनिंग एंड डिजिटल अपस्केलिंग। सुनो, आपको जो सीखने में हफ्ते लगते थे, व्हाट यूज्ड टू टेक वीक्स टू लर्न, तो अब वो आपके लिए इजीली अवेलेबल है आफ्टर सिंपल ट्रेनिंग। सिंपल सी ट्रेनिंग लो और अपने डिजिटल अपस्केलिंग कर लो, वेरी सिंपल, तो आपकी इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी। सर ऑटोमेशन क्या हो गया? सर सारे टास्क तो ऑटोमेट हो गए ना, तो ऑटोमेटिंग टास्क हैव इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड रिड्यूस द मैनुअल एरर। सर ऑटोमेट हो गए टास्क, सर मैनुअल एरर कम हो गए, क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव हो गई। कितनी अच्छी बात, कितनी सिंपल बात। सर दूसरे पॉइंट पे आओ। रिस्क असेसमेंट बेटर हो जाएगा। रिस्क असेसमेंट बेटर कैसे होगा? जब आप ऑडिटिंग डिजिटली कर रहे हो, क्योंकि अपन फोकस किस पे कर रहे हैं? बिगर पिक्चर पे कर रहे हैं। फोकस ऑन दी बिगर पिक्चर रेदर देन बीइंग इन्वॉल्व इन दी रेपिटेटिव टास्क। अब रेपिटेटिव टास्क पे अपन ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद में आप यहां पे आओ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। भैया ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ी? मैं आपको एक बात समझाऊं। ऑडिट ट्रेल फीचर्स आपका अच्छा हो गया। ऑडिट ट्रेल फीचर मतलब आप ट्रेस कर सकते हो ट्रांजेक्शन को फ्रॉम एंड टू एंड। तो क्या हो गया? नए ईआरपीज और टूल्स हैव ऑडिट ट्रेल फीचर्स। उनमें क्या है? ऑडिट ट्रेल फीचर्स है, जिससे आप ट्रेस कर सकते हो ट्रांजेक्शन को फ्रॉम एंड टू एंड। तो आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई ना, ये याद रहेगा आपको। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ओपिनियन, क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव कैसे हो गई? क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्योंकि सर आप ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स के टेक्निक्स की मदद से आप पूरे सैंपलिंग ऑडिट से लेके शिफ्ट हो चुके हो, मूव हो चुके हो किस पे? फुल पॉपुलेशन के ऑडिट पे, ठीक है। तो आप पूरे पॉपुलेशन के ट्रांजेक्शन को रिव्यू या फिर रीपरफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी सर डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स या फिर ऑटोमेशन। वेरी सिंपल। तो आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट अपने आप इंप्रूव हो गई ना सर। HEART हार्ट क्यों? सर अपन दिल से बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव करनी है, ठीक है। H फॉर ह्यूमन डिपेंडेंसी, E फॉर इफिशियंसी, A फॉर ऑटोमेशन, R फॉर रिस्क असेसमेंट बेटर हो जाएगा, T से ट्रांसपेरेंसी और Q से क्वालिटी ऑफ ऑडिट। आए तो पूरे पूरे लिख के आना, 5-6 नंबर का जो 5 का आएगा, 6 पॉइंट आपको याद हो गए, ठीक है। अब सुनो सर, कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली। जब आप यहां पे पढ़े तो यहां पढ़े कंसिडरेशन कब करेंगे? जब डिजिटल ऑडिट करेंगे। यहां कंसिडरेशन क्या होगा? जब ऑडिटिंग डिजिटली। तो भैया प्रॉब्लम क्या है? कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो ये बताओ। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी की तो मदद चाहिए ना सर। टीएलए टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी मिल गई तो वो टेक्नोलॉजी चलानी भी तो आनी चाहिए, तो उनको अपस्किल करेंगे। हाउ विल यू अपस्किल योर पीपल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है। और जब वो सीख जाएगा तो हमारे पास ऑटोमेटेड सॉल्यूशन की रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशन। फिर से सुनो, एक बार इधर आओ। बस जो येलो से हाईलाइट किया ना उस पर फोकस करना। कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली। जब आप ऑडिटिंग करोगे डिजिटली में, तो आपके क्या कंसिडरेशन होना चाहिए? भैया कौन सी प्रॉब्लम तू सॉल्व करना चाहता है ये बता। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। किसकी टेक्नोलॉजी, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी से ये प्रॉब्लम तू सॉल्व करेगा। विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब टेक्नोलॉजी आगे चलाना भी आना चाहिए। तो हाउ विल यू अपस्किल योर पीपल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और अगर टेक्नोलॉजी वो सीख गया तो रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशन तो अपने आप रेडी हो जाएगी सर, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रॉब्लम टूर हो जाएगी, टूर मतलब चली जाएगी सर। P से प्रॉब्लम, T से टेक्नोलॉजी, U से अपस्किल और R से रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशन। मैं तो आपको कहूंगा, मुझे भी ऐसे याद है, आप भी ऐसे याद रखना कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी नहीं आती तो अपस्किल करो, अपस्किल होने के बाद तो अपने पास ऑटोमेटेड सॉल्यूशन की रेंज है सर। जो अच्छे लगे वो याद करो, जैसे याद करना है करो, बस जैसे मैंने बताया वैसे कर लो तो जल्दी रहेगा। कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली। अब एक एक पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तो उसलिए आप क्या करो, कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है और लेटेस्ट टूल्स है, तो उसका बेनिफिट क्या है ऑडिट के लिए, ठीक है। कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करते रहो। टेक्नोलॉजी कौन सी आपको हेल्प कर सकती है, तो नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल है भैया। और कंसिडर करो कि आप कैसे इन्हें इंटीग्रेट कर लोगे अपने करंट प्रोसेसेस में, कि आपका ये जो ऑटोमेशन हो जाए, ठीक है।
ऑटोमेशन नहीं, आपकी ऑडिट कर सको डिजिटली, तो जो उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपकी टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी और उसको आप इंटीग्रेट कर दो अपने करंट प्रोसेस में, ठीक है। अब स्किल मतलब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो, अब स्किल मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो, जिनको समझ में आए हाउ एंड व्हाई दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, हाउ एंड व्हाई दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। फिर देखो भैया चेंज करेंगे लोग को दिक्कत तो आएगी, रिलक्टेंस टू चेंज इज ऑब्वियस, ठीक है, रिलक्टेंट तो हो जाएंगे, टू चेंज इज ऑब्वियस, तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग देते रहो, ठीक है। रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशन, तो भैया रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है जो हेल्प करेगी, स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे, रिपीटेबल जो रिपीटिंग वाले टास्क है, रिपीटेबल टास्क और ऑप्टिमाइज हो जाएंगे एफर्ट्स। सर क्वेश्चन क्या था, कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली, तो सर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, कौन से टेक्नोलॉजी है, हाउ कैसे अपस्किल करोगे, कैसे अपस्किल करोगे, ट्रेनिंग देंगे ना सर। और रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है जिससे रिपीटेटिव टास्क को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, ऑप्टिमाइज हो जाएगा अपने एफर्ट्स। सर कौन सी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, तो आप बस इसने उन्होंने ये लिखा है कि कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करते रहो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट टूल है जिसमें आपको मदद मिलेगी ऑडिट में, बेनिफिट दी ऑडिट। और टेक्नोलॉजी तो नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपको ये देखनी है कि कौन सा कंफर्टेबली आपके प्रोसेस में इंटीग्रेट हो जाएगा। कितना सिंपल है यार। अंडरस्टैंड करो आईटी इन्वायरमेंट को, अंडरस्टैंड करो आईटी इन्वायरमेंट को, अंडरस्टैंडिंग दी आईटी इन्वायरमेंट, ऐसे 315 से ये अपना रेफरेंस भी है। तो सर सुनो मेरी बात, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, तो क्या क्या इंक्लूड होगा भैया, आईटी इन्वायरमेंट इंक्लूड करना है तो पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और पॉलिसी तो देखना ही देखना है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस तो देखना ही देखना है, ऑडिटर जाके यही देखेगा। उसके बाद तो तू आईटी से रिलेटेड है ना, तो आईटी का भी देख, कुछ एप्लीकेशन देख, कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं कंपनी, एप्लीकेशन दैट आर यूज्ड बाय दी कंपनी। सर पहले क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, फिर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर खाली है तो क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस देखेंगे। सर अब आईटी से अंडरस्टैंडिंग लेने आए, एप्लीकेशन देख ले मेरे भाई, एप्लीकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, अब एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो आईटी को इंटीग्रेट किया होगा, और इतनी आईटी है तो आईटी का रिस्क और कंट्रोल्स तो होना ही चाहिए ना सर। हाँ जी सर, एक एक पॉइंट फिर से बोलते हैं, आप याद करने का फुल ट्राई करो, याद करना अब अपने पास टाइम कहां, याद करो मेरे साथ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस, एप्लीकेशंस कौन सी यूज होनी चाहिए, जो कंपनीज है, ठीक है। डिटेल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज फॉर ईच ऑफ द एप्लीकेशन, और एक्सटेंट ऑफ आईटी इंटीग्रेशन, कितना एक्सटेंट ऑफ आईटी इंटीग्रेशन किया, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल्स। फिर से बोलो सर, करो याद, हाँ मेरा हो गया, आप भी करो प्लीज। तो अंडरस्टैंड आईटी इन्वायरमेंट, तो ऑडिट क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की, जिसमें इंक्लूड होगा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, जिसमें होगी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। सर इतनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स, ठीक है। आईटी तो मतलब एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रही है, एंटिटी, डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट फॉर ईच ऑफ द एप्लीकेशन, और एक्सटेंट ऑफ आईटी इंटीग्रेशन, आईटी है तो आईटी रिस्क और कंट्रोल्स तो होंगे, ठीक है। मजा आया होगा, आई होप मजा भी आया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। सर सुनो, की कंसीडरेशन क्या है, जब आप अंडरस्टैंड करोगे आईटी इन्वायरमेंट को, अंडरस्टैंड करना आईटी इन्वायरमेंट, तो की कंसीडरेशन क्या होने चाहिए आपके, सर एरियाज फॉर एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द आईटी इन्वायरमेंट। कुछ भी पूछे तो आंसर यही है, की कंसीडरेशन फॉर एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड आईटी इन्वायरमेंट, एरियाज फॉर एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द आईटी इन्वायरमेंट। सिंपल है। अब इधर आओ, 5 पॉइंट है ना, नीचे आओ, मस्त मेमोरी टेक्निक बताएगा आप लोगों। ये सर आपको क्या करना है, की कंसीडरेशन, की कंसीडरेशन किसके लिए सर, की कंसीडरेशन पूछे या पूछे एरियाज फॉर एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड दी आईटी इन्वायरमेंट। मैं क्वेश्चन 3 बार बोल चुका हूं क्योंकि क्वेश्चन याद रखना तभी आंसर लिखोगे। सर आपको पहले करना, अगर पूछा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है आईटी इन्वायरमेंट में, तो आपका की कंसीडरेशन या एरियाज क्या होंगे, तो पहले फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन तो समझ मेरे भाई, तो अंडरस्टैंड दी फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, आपने अंडरस्टैंड किया फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन तो समझ में आ गया। एसेस करो दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट। अब सुनो, आप अंडरस्टैंड करोगे द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, क्यों, क्योंकि आपको एसेस करना है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट। पॉइंट है भैया, जिस हिसाब से बोल रहा हूँ वैसे याद करना और वैसे ही लिख के आओगे। अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन, अंडरस्टैंड करो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, जिससे आपको, आप क्यों अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपको एसेस करना है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट। इसके लिए आपको 3 चीज आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी 3 चीज आइडेंटिफाई करनी है, सिग्निफिकेंट सिस्टम, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल और टेक्नोलॉजी यूज। अगर ऐसे याद रहे तो बहुत मजा। आइडेंटिफिकेशन क्या है, सिग्निफिकेंट सिस्टम, भैया सिस्टम कौन से यूज कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स होंगे ना, तो मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल, सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी भी तो होती है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है। अंडरस्टैंड आपको करना है फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, क्यों करना है, क्योंकि आपको एसेस करना है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट। सर अभी आपको याद हुआ। अब अगर आप भूल सकते हो कि आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, तो देखो आपको याद रखना है मस्त। सर मस्त मतलब मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल,
ठीक है, ए फॉर एम फॉर मैनुअल, ए फॉर ऑटोमेटेड कंट्रोल, ठीक है, एस फॉर सिग्निफिकेंट सिस्टम, टी फॉर टेक्नोलॉजी यूज, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन एंड असेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मस्ट, मस्ट मतलब मैनुअल ऑटोमेटेड कंट्रोल, सर एस फॉर सिग्निफिकेंट सिस्टम, टी फॉर टेक्नोलॉजी यूज। सर ये सारे पॉइंट भूल गए, हमको याद नहीं रहा, ये ऊपर वाला याद नहीं रहा, आइडेंटिफाई क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं सर, एम पे एम ए एस टी को फिर से यूज करेंगे। सर क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल, सर ए से क्या, सर ए से हम लोग एसेस करेंगे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट, ये ए से। सर एस से सिग्निफिकेंट सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन, सर टी से ट्रांजैक्शन का फ्लो अंडरस्टैंड करेंगे और टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। आपको जैसे मस्ट यूज करना है वैसे मस्ट को यूज करो, बट आपको ये आंसर याद रहना चाहिए। आपको ऐसे याद रहता है कि अंडरस्टैंड करेंगे फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन और एसेस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट, कैसे, बाय आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट सिस्टम, मैनुअल ऑटोमेटेड कंट्रोल और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज है, ऐसे याद हुआ, बेस्ट। अब सर भूल गए, आइडेंटिफाई क्या करेंगे, तो भी यूज करो मस्त, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल, सिग्निफिकेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी यूज। सर ये भी भूल गए तो एम से मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का आइडेंटिफिकेशन, ए से सर, ए से क्या करेंगे भैया, ए से सर यहाँ पे इधर आओ, मैं भी भूल गया क्या सर, ए से भूला नहीं हूं, एसेस करेंगे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट, ये ए से एसेस करेंगे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट, ऐसे सिग्निफिकेंट सिस्टम, सर टी से टेक्नोलॉजी यूज जो अपन यूज कर रहे हैं, और टी से अंडरस्टैंड करेंगे द फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन। कितना मस्त है यार, मस्त है सर, मस्त मस्त से मस्त, ठीक है, एक एक करके पढ़ते। तो आप इसको मेमोरी टेक्निक को बाद में याद करना, पहले याद रखना जो मैंने पहले सिंपल बताया, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपको एसेस करना है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है सिग्निफिकेंट सिस्टम, आइडेंटिफाई करना है मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल, आइडेंटिफाई करना है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज है। अब कैसे, दोबारा नहीं बोलूंगा, आपको याद करना है, हो गया होगा। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना है, तो भैया फोकस करो आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड नंबर ऑफ द स्पेसिफिक आईटी के एप्लीकेशंस पे आप फोकस करोगे। पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो, फिर अंडरस्टैंड करो द नेचर एंड द नंबर ऑफ द स्पेसिफिक आईटी एप्लीकेशंस दैट आर रेलेवेंट टू द फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, दैट आर रेलेवेंट टू द फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई करो सिग्निफिकेंट सिस्टम, कुछ नहीं बोला इसमें, ये कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई करो आईटी एप्लीकेशन और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कंकरेंटली, मतलब आप सिग्निफिकेंट सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करते रहो कंकरेंटली, जब आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो ऑफ कंकरेंटली मतलब साथ साथ विद द ऑडिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो इनटू एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब सर एंटिटी के अंदर मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल होंगे, क्योंकि एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल है जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, तो कौन से रिलेवेंट है ऑडिटर के आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए, तो उसका भी आप आइडेंटिफाई करो। कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है भैया, एआई यूज कर रहे हैं, ड्रोन यूज कर रहे हैं, ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, तो कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नीड टू अंडरस्टैंड दी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो इंप्लीमेंट की है, ठीक है, और उसका रिस्क क्या क्या अराइज हो गया, भैया आपने एआई यूज किया, उसका रिस्क भी तो है, कंसिडर वेदर देयर आर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम देयर यूज, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सर एसेस करो दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट, भैया सारे एप्लीकेशंस का, नॉट ऑल दी एप्लीकेशन ऑफ द आईटी इन्वायरमेंट हैव सेम लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए आप एसेस करो दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट। आई होप इट्स डन और आपको याद भी हो गया। सर आइडेंटिफाइंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी, आईटी यूज कर रहे हो तो रिस्क तो होगा ही, कुछ भी यूज करो ना जीवन में, कुछ भी तो रिस्क तो होगा ही होगा, हर चीज में रिस्क है, जी रहे हैं रिस्क है, जब तक मरेंगे नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, चलो रिस्क तो है, हर जगह रिस्क है, ठीक है। तो सर रिस्क क्या है, सर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी, तो सर रिस्क क्या क्या है, अगर आप आईटी यूज कर रहे हो तो रिस्क क्या है, एक बात बताओ, आईटी यूज कर रहे हो, आईटी सिस्टम यूज कर रहे हो, तो आपके आईटी के सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है। सर अनऑथराइज कैसे करेगा, सर अनऑथराइज करेगा, उसके बाद में वो अनऑथराइज एक्सेस कर लिया तो फिर उसमें वो अनऑथराइज चेंजेस कर देगा, सर मास्टर फाइल्स में चेंज कर देगा या फिर आईटी एप्लीकेशंस में चेंज कर देगा। सर रिस्क क्या है, अगर आप यूज कर रहे हो आईटी सिस्टम, रिस्क क्या है कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस लेगा। सर अनऑथराइज क्यों लेगा, सर उसको डेटा चाहिए ना, इम्प्रोपर चेंज ऑफ डेटा करेगा, उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा कर देगा, ठीक है, तो अनऑथराइज एक्सेस लेगा टू दी डेटा, तो और फिर अगर उसको अनऑथराइज एक्सेस मिल गया तो वो अनऑथराइज चेंजेस कर देगा आपकी मास्टर फाइल्स में, या अनऑथराइज चेंज कर देगा आपके आईटी एप्लीकेशंस में। क्यों, क्योंकि उसको इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन करने और डेटा लॉस और डेटा करप्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। फिर से देखो, अनऑथराइज एक्सेस किया, क्यों, क्योंकि इसको मास्टर फाइल्स और आईटी एप्लीकेशन में अनऑथराइज चेंजेस करना है, इससे क्या हो गया, डेटा लॉस और डेटा करप्शन है, और ये किसके मदद से पॉसिबल हुआ, इन अप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन की मदद से। तो ये सारे रिस्क अराइज हो जाएंगे जब आप यूज करोगे आईटी। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी पॉइंट, बट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी, भैया आईटी डिपेंडेंसीज के टाइप क्या है, आ जाओ नीचे। टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी, आईटी डिपेंडेंसी के टाइप क्या है,
सारी कैलकुलेशन के ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, सारी कैलकुलेशन के ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की सिक्योरिटी रिपोर्ट इंटरफेस पे दिखाओ। सारी कैलकुलेशन के ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की सिक्योरिटी रिपोर्ट इंटरफेस पे दिखाओ। सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती है ना, तो सारी कैलकुलेशन के ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की सिक्योरिटी रिपोर्ट इंटरफेस पे दिखाओ। जी सर क्या बोला आपने? मैंने ये देखो क्या बोला, ऑटोमेटेड कंट्रोल बोला, कैलकुलेशन बोला, रिपोर्ट बोला, उसके बाद क्या बोला सर? उसके बाद सिक्योरिटी और इंटरफेस पे दिखाओ, सिक्योरिटी और इंटरफेस। तो देखो सारी कैलकुलेशन के ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की सिक्योरिटी रिपोर्ट इंटरफेस पे दिखाओ। सारी कैलकुलेशन जो आपने की है उसके ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की सिक्योरिटी रिपोर्ट इंटरफेस पे दिखाओ। जो मैंने कलर किए वो आपके सारे पॉइंट्स है एज इट इज, ठीक है। अब मेरी बात बोलो सर, हम भूल गए सर टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी, तो सारी कैलकुलेशन तो याद रहेगा। एस से सिक्योरिटी, ए से ऑटोमेटेड कंट्रोल, आर से रिपोर्ट और आई से इंटरफेस। आपको जैसे याद रखना रखो, मैंने दोनों मेमोरी टेक्निक बता दी। सारी कैलकुलेशन मतलब सिक्योरिटी, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, रिपोर्ट, इंटरफेरेंस और इंटरफेस, और हो गई कैलकुलेशन। आपको ऐसे याद रखना और ऐसे याद रखो तो बेटर है। सारी कैलकुलेशन के ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की सिक्योरिटी रिपोर्ट इंटरफेस पे दिखाएंगे। यही तो टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी है। मजा आया? एक एक करके पढ़ते हैं सर। टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। तो भैया ऑटोमेटेड कंट्रोल्स डिजाइन हुए होते हैं ना बिजनेस में सर, आईटी इन्वायरमेंट में ऑटोमेटेड कंट्रोल्स डिजाइन होते हैं इनटू आईटी। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आर डिजाइन इनटू द आईटी इन्वायरमेंट टू इन्फोर्स बिजनेस रूल्स। कोई बिजनेस रूल होगा उसको इन्फोर्स करना है। फॉर एग्जांपल सर डुप्लीकेट कस्टमर नंबर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए एग्जिस्टेंस चेक लगा होता है। तो डुप्लीकेट कस्टमर नंबर कैनॉट एग्जिस्ट। आप जब भी डुप्लीकेट कस्टमर नंबर बनाओगे तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। तो आपका ऑटोमेटेड कंट्रोल है क्योंकि यह डिजाइन किया गया है टू इन्फोर्स बिजनेस रूल। वेरी सिंपल। अब कैलकुलेशन मतलब अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करता है आईटी सिस्टम, इंसान नहीं। कैलकुलेशन जो आईटी सिस्टम प्रोसेस करेगा, जो इंसान नहीं परफॉर्म करेगा, ठीक है। सर एग्जांपल दो सर, आपको अमाउंट निकालना है तो क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसका क्या समझाऊं? रिपोर्ट, सिस्टम रिपोर्ट जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल वेंडर मास्टर रिपोर्ट, कस्टमर एजिंग रिपोर्ट मतलब कितने दिन से आपका पेंडिंग पड़ा है कस्टमर का पेमेंट, ठीक है। तो आपके हो गए ऑटोमेटेड कंट्रोल, कैलकुलेशन, रिपोर्ट्स, खत्म। नीचे आओ, सिक्योरिटी पे आओ। सिक्योरिटी में क्या है सर? एसओडी लगा देंगे। सिक्योरिटी इंक्लूड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जिससे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टू डिटरमाइन द सेपरेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना? सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज इनेबल टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू दी इंफॉर्मेशन को का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सिक्योरिटी लगा के। वेरी सिंपल, इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इंटरफेस क्या होता है सर? इंटरफेस कुछ नहीं होते, प्रोग्राम लॉजिक होते हैं जिससे ट्रांसफर होता है डेटा फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर। फिर से बताता हूं, इंटरफेसेस क्या होते हैं सर? प्रोग्राम लॉजिक दैट ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर आईटी सिस्टम। सर क्या क्वेश्चन था? टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसी। टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसी का क्या था? सारी कैलकुलेशन के ऑटोमेटेड कंट्रोल की सिक्योरिटी रिपोर्ट इंटरफेस पे दिखाएंगे। सारी का SARI, सिक्योरिटी, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, रिपोर्ट, इंटरफेस और कैलकुलेशन, ठीक है। योर टाइप ऑफ आईटी डिपेंडेंसी अपन ने ये वाला भी कर लिया, ठीक है। नीचे आओ। साइबर रिस्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। साइबर रिस्क में अपन क्या पढ़ेंगे? साइबर अटैक के बारे में, ठीक है। आ जाओ। साइबर अटैक क्या है सर? कुछ नहीं सर, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, आपका जो नेटवर्क है, उसमें मैं अनऑथराइज एक्सेस ले लूंगा। मैं आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, आपका जो नेटवर्क है, उसमें मैं अनऑथराइजली एक्सेस करूंगा। सर अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटिंग सिस्टम या नेटवर्क। मेरा इंटेंशन क्या होगा? मैं अगर आपके सिस्टम में एक्सेस ले लेता हूँ सर, आपके डेटा को डैमेज करना, सर आपके डेटा को स्टील करना, एक्सपोज करना, अल्टर करना, डिसेबल करना, या फिर पूरा का पूरा डेटा डिस्ट्रॉय करना। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सर व्हाट इज साइबर अटैक? साइबर अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू योर कंप्यूटिंग सिस्टम या फिर नेटवर्क को विद एन इंटेंट टू कॉज डैमेज, स्टील, एक्सपोज, अल्टर, डिसेबल या डिस्ट्रॉय डेटा। वेरी सिंपल सर। अब कुछ साइबर अटैक्स में कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं मालवेयर। क्या होता है सर? मालवेयर कुछ नहीं सर, पीसी होता है। पीसी मतलब एक प्रोग्राम या कोड। मालवेयर इज सिमिलर टू वायरस, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। मालवेयर क्या है सर? मालवेयर और या मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ये क्या है? इज अ प्रोग्राम या कोड दैट इज क्रिएटेड विद इंटेंट टू हार्म योर कंप्यूटर, हार्म योर नेटवर्क, हार्म योर सर्वर, ठीक है। हार्म करेंगे आपके कंप्यूटर को, नेटवर्क को या सर्वर को। सर वापस से सुनो सर, क्या है? पीसी है और आप इससे आपको हम लोग क्या इंटेंड है, इससे हमारी इंटेंशन आपके पीसी को हार्म करने की है। ये ऐसा प्रोग्राम या कोड है दैट इज इंटेंडेड टू हार्म योर कंप्यूटर, हार्म योर नेटवर्क या फिर सर्वर। वेरी सिंपल सर। टाइप ऑफ मालवेयर बता दो। एक बात बताता हूँ मैं, मेरी कहानी से, मतलब ये कहानी टाइप सुना रहा हूँ मैं, और आप ये चारों पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। सर सुनो, मोबाइल मालवेयर मतलब अपन किसी के मोबाइल को टारगेट करके उसमें मालवेयर डाल देते हैं।
और उसका डेटा चोरी कर लेते हैं। डेटा चोरी करेंगे तो सर डेटा को इनक्रिप्ट कर देंगे, डेटा को अगर इनक्रिप्ट कर देंगे, विक्टिम के डेटा को इनक्रिप्ट कर देंगे तो उसको बोलेंगे भैया तेरे को डेटा चाहिए तो डिक्रिप्शन की लगानी पड़ेगी। इंक्रिप्शन की मतलब इनक्रिप्ट कर देंगे मतलब रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा, तो उसको डिक्रिप्ट करने ही पड़ेगा रीड करने के लिए। पर डिक्रिप्शन की हम तभी देंगे जब हमें पैसा देगा, तो हम एक तरह से फिरौती मांग रहे हैं, समझ में आया। तो सर क्या कर रहे हैं अपन, उसको बोलेंगे डिक्रिप्शन की तभी देंगे जब एक्सचेंज करोगे पेमेंट, तो ये हो गया रैंसमवेयर, ठीक है। बट अपन जब उसका मोबाइल मतलब मोबाइल में मालवेयर डाल रहे थे, तो मोबाइल में मालवेयर डालने का क्या तरीका है, एक तो फाइललेस मालवेयर, एक है ट्रोजन। सर एक तो उसके ट्रोजन डाल देंगे या फिर फाइललेस मालवेयर। फाइललेस मालवेयर क्या होता है, मेरी बात सुनो, उसके सिस्टम में टूल्स होंगे लेजिटिमेट, उसके नेटिव टूल्स होंगे जिसके अंदर देखो उसके पहले से अंदर से उसके जो भी मोबाइल है या फिर जो भी सिस्टम है उसके अंदर टूल्स होते हैं, नेटिव टूल्स होते हैं, लेजिटिमेट टूल्स होते हैं जो उसके सिस्टम के अंदर ही बिल्ट हो रखे हैं, ठीक है, बिल्ट इनटू अ सिस्टम। तो हम उसको यूज करके अपन टारगेट कर देंगे साइबर अटैक। सर पर उसका मोबाइल आईफोन है, अपन टारगेट नहीं कर पा रहे उसके सिस्टम को, तो अपन क्या करेंगे, ट्रोजन बनाएंगे। ट्रोजन में क्या करेंगे, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगेगा, पर वो क्या होगा, दैट अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर डिस्गाइज्ड एज नेटिव ऑपरेटिव सिस्टम। दिखने में तो नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रोग्राम या फिर सिस्टम या प्रोग्राम जैसा ही है, ठीक है, या फिर हार्मलेस फाइल, बट अपन क्या करेंगे, उससे डेटा उठा लेंगे, डेटा चोरी कर लेंगे ट्रोजन डाल के, उसके ट्रोजन इंस्टॉल हो जाएगा, अपन उसके सिस्टम में एक्सेस ले लेंगे और डेटा उठा लेंगे। सर रैंसमवेयर, फाइललेस मालवेयर, ट्रोजन और मोबाइल मालवेयर, अब आपको मैंने जो समझाया वही इन्होंने लिखा है। रैंसमवेयर वही था सर, इनक्रिप्ट कर देंगे विक्टिम का डेटा, ऑफर करेंगे टू प्रोवाइड डिक्रिप्शन की इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, वेरी सिंपल। फाइललेस मालवेयर में क्या हो गया सर, नेटिव या लेजिटिमेट टूल्स को जो सिस्टम के अंदर बिल्ड है उसको यूज करके एग्जीक्यूट कर देंगे साइबर अटैक, कितना सिंपल। ट्रोजन में क्या है सर, अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर डिस्गाइज्ड एज, दिखने में ऐसा लगता है कि नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम, नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है या फिर हार्मलेस फाइल्स है लाइक फ्री डाउनलोड्स, बट वो अगर एक बार इंस्टॉल हो गया तो उससे अपन डेटा को उसके अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके डेटा को उठा लेंगे। मोबाइल मालवेयर क्या है सर, इसमें भी टारगेट करते हैं मोबाइल डिवाइसेस को, इसमें एमएमईज डिलीवर, एमएमईज मतलब मोबाइल मालवेयर डिलीवर हो जाएगा उसके फोन में, कैसे सर, मेलिशियस डाउनलोड के थ्रू, या फिर जब वो अनसिक्योर्ड वाईफाई यूज कर रहा था तब, या फिर फिशिंग या स्मिशिंग वाली टेक्निक से, फिशिंग या स्मिशिंग वाली टेक्निक से, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सर डीओएस अटैक क्या होता है, डीओएस अटैक कुछ नहीं सर, मेलिशियस या टारगेटेड अटैक है, ये भी सर क्या है, अटैक इज अ मेलिशियस टारगेटेड अटैक, जिसमें अपन फ्लड कर देंगे नेटवर्क को, विद फॉल्स रिक्वेस्ट, उसके फॉल्स रिक्वेस्ट से उसको फ्लड कर देंगे, इतनी फॉल्स रिक्वेस्ट डालेंगे कि उसका बिजनेस ऑपरेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, बिजनेस ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे, वेरी सिंपल वेरी इजी। सर अब डीओएस अटैक में क्या होता है, ऐसा होता है सर, वो अपना रूटीन टास्क, नेसेसरी टास्क जैसे अपना एक्सेस करना ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन अकाउंट, वो भी वो नहीं कर पा रहा है, वेरी सिंपल। डीएनएस टनलिंग में आ जाओ, डीएनएस टनलिंग में क्या होता है, इधर आओ, इसमें जितना समझा उतना ही समझना, एग्जाम है आपका, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। डीएनएस का भी मतलब समझो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम में होती है क्वेरीज और रेस्पॉन्स, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम में क्या होता है, क्वेरीज और रेस्पॉन्स होते हैं, तो अपन इन्हीं क्वेरीज इन्हीं रेस्पॉन्सेज को लिवरेज करेंगे, मतलब एक तरह से यूज करेंगे। तो साइबर अटैक दैट लिवरेज द डोमेन नेम सिस्टम क्वेरीज और रेस्पॉन्स, और इनको यूज करके हम बाईपास कर देंगे जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स है और ट्रांसमिट कर देंगे डेटा और कोड विद इन द नेटवर्क। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से याद रख लेना सर, अपन डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम की क्वेरीज और रेस्पॉन्स होते हैं, उनको लिवरेज करके सर उसमें एंटर कर देंगे और बाईपास कर देंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स को और ट्रांसमिट कर देंगे डेटा एंड कोड विद इन द नेटवर्क, वेरी सिंपल। आ गया। फिशिंग क्या होता है सर, फिशिंग की तरह ही होता है, उसमें क्या अपन मछली पकड़ते हैं, इसमें सेंसिटिव डेटा पकड़ेंगे सर, क्या उसमें मछली को उसके पास लेके आते हैं और फिशिंग कर लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी अपन यूजर्स विक्टिम को पास में लेके आएंगे और अपन उसका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। सर इसमें टेक्निक क्या यूज करेंगे, ईमेल, एसएमएस, फोन, सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक टू इंटाइस विक्टिम, इंटाइस करेंगे विक्टिम को और वो शेयर कर देगा हमारे साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, अकाउंट नंबर, या फिर वो डाउनलोड कर लेगा जो हम मेलिशियस फाइल उसको डाउनलोड करने बोलेंगे, वो डाउनलोड कर लेगा जिससे वायरस आ जाएगा और उसके सिस्टम का एक्सेस हमें मिल जाएगा। कितना सिंपल है यारो। सर फिशिंग के भी टाइप दिए हुए, क्या टाइप दिया हुआ है सर, स्पेयर, वेलिंग, स्मिशिंग, विशिंग। अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके और आपको याद भी हो जाएगा। इसको इधर से याद नहीं, इसको डिस्क्रिप्शन से याद करेंगे अपन। सर अगर अपन टारगेट करते हैं किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू मेलिशियस मेल्स, सर स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करके कैसे टारगेट कर रहे हैं, मेलिशियस मेल भेज के टू स्टील द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और इन्फेक्ट कर देंगे टारगेट की डिवाइस को, इन्फेक्ट कर देंगे टारगेट डिवाइस को, तो इसको बोलते हैं स्पेयर फिशिंग।
स्पेयर फिशिंग, क्या बोलते हैं, SPEAR, स्पेयर फिशिंग, फिशिंग की स्पेयर फिशिंग, ठीक है। तो फिशिंग अटैक क्या होता है इसमें, सर फिशिंग अटैक क्या होता है जिसमें अपन, स्पेयर फिशिंग अटैक क्या होता है जिसमें अपन टारगेट करते हैं स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू मेलिशियस मेल टू स्टील, गोल क्या अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को उठा लेंगे और इन्फेक्ट कर देंगे उसके डिवाइस को। कितना सिंपल है। अब सुनो वेलिंग, मतलब अब अगर देखो अपन ने तो एक इंडिविजुअल को टारगेट किया या फिर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया, स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट, अब उसके बड़े बड़े लोगों को टारगेट करना है सर, मतलब सीनियर लेवल के लोगों को टारगेट करना है या फिर उसके सी लेवल एग्जीक्यूटिव लोगों को टारगेट करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर लोग हैं या फिर सी लेवल एग्जीक्यूटिव है, एम्प्लॉइज है, सी लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, उनको टारगेट करेंगे। सर टारगेट क्यों करेंगे, विद स्टीलिंग मनी या इन्फॉर्मेशन, और उसी से पैसा ही तो चोरी करना या इन्फॉर्मेशन चोरी करना, तो इसको बोलते हैं वेलिंग। वेलिंग मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, सीनियर और सी लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय, तो उसके लिए वो एक तरह से वेली हो गए ना एक ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए उनको अगर उनका डेटा चोरी करेंगे, उनका इन्फॉर्मेशन चोरी करेंगे, उनसे पैसा चोरी करेंगे तो वेलिंग बोल दिया। स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे तो स्पेयर फिशिंग बोल दिया। वेरी सिंपल, अब आपको याद रहेगा। सर टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे कि वी आर फ्रॉम दिस रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लीज शेयर द इन्फॉर्मेशन थ्रू मैसेजेस, ठीक है, आप हमें ये इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू भेजो वरना आपके अकाउंट बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर क्या होता है, या फिर उसको ऑफर्स भेजते हैं, सर आपको मिलेगा 1000 रुपए का कैशबैक, फटाक से आप इस मैसेज के रिप्लाई करते जाइए, जो हम 10 चीज पूछते हैं वो रिप्लाई कर दिए, ओटीपी भी मांगेगा, ये मांगेगा, वो मांगेगा, आप शेयर कर दोगे। पर ये हो रहा है टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू। लेकिन अगर हम यही कॉल करके बोले सर आपको ये ऑफर मिलेगा, वो ऑफर मिलेगा, सर अपन क्या करते हैं और बोलेंगे कि हम इसी ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेबल, दोनों में यही है कि हम बोलेंगे हम रेप्यूटेबल कंपनी से, मतलब ICICI बैंक से हैं, RBI से हैं, ठीक है, HDFC बैंक से हैं, मतलब रेप्यूटेबल कंपनी से, और उनको इंड्यूस कर लेंगे इंडिविजुअल को, वो शेयर कर देगा अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, रिवील कर देगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर SMS के थ्रू करें तो स्मिशिंग, और वॉइस के थ्रू करें मतलब कॉल करके या फिर वॉइस मैसेजेस भेज के करें तो विशिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस purporting to be from reputable companies in order to induce individual to reveal personal information। वॉइस फिशिंग अटैक में क्या होता है, इसमें फ्रॉडलेंट यूज होता है फोन कॉल्स या वॉइस मैसेज प्रिटेंडिंग टू फ्रॉम ए रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कन्विंस कर लेंगे इंडिविजुअल को, रिवील कर देगा प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तो इसको इधर से याद करना है। स्पेसिफिक इंडिविजुअल को स्पेयर फिशिंग बोलते हैं, सी लेवल और जो सीनियर वेल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको वेलिंग बोलते हैं। और अगर इसमें SMS और फिशिंग आपको ऐसे ही याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं। स्पूफिंग क्या होता है सर, इसमें अपन क्या है ना, डिस्गाइज कर लेते हैं, मतलब हम है नहीं, हम नोन या ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, हम नोन या ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, बट वो साइबर क्रिमिनल खुद को डिस्गाइज कर लेगा और ऐसे दिखाएगा कि वही नोन या ट्रस्टेड सोर्स है, और आप वहां जाके एंगेज कर, मतलब आप वहां जाके यूज करोगे तो वो एंगेज कर देगा टारगेट को, और एक्सेस कर लेगा आपके सिस्टम को या आपके डिवाइस को। अल्टीमेट गोल वही है सर, स्टील द इंफॉर्मेशन या फिर आपसे पैसा लेगा, एक्सॉर्टिंग मनी या फिर इंस्टॉलिंग मालवेयर या फिर अदर सॉफ्टवेयर ऑन द डिवाइसेस। कितना सिंपल है, पैसे चोरी कर लेगा, इंफॉर्मेशन चोरी कर लेगा, मालवेयर इंस्टॉल कर देगा, खुद को कैसे डिस्गाइज करेगा कि वो ट्रस्टेड या नॉन सोर्स है, आपको क्या करेगा, इंगेज कर लेगा। तो फिर इंगेज जब आप हो जाओगे उस डिस्गाइज वाले सोर्स से, या फिर मतलब उस सोर्स से जब आप उस पर कनेक्ट हो जाओगे तो आपका सिस्टम को एक्सेस कर लेगा, एक्सेस करने के बाद आपका डेटा चोरी कर लेगा। कितना सिंपल है सर। दो टाइप भी है इसके सर, डोमेन स्पूफिंग या ईमेल स्पूफिंग। सर डोमेन में क्या होता है, डोमेन स्पूफिंग में इसमें क्या होता है, ये भी फिशिंग का ये भी इज अ फॉर्म ऑफ फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ फिशिंग, मतलब आपको इंड्यूस करके एंटाइज करके आपका सेंसिटिव डेटा उठाएगा। इज अ फॉर्म ऑफ फिशिंग वेयर एन अटैकर इम्पर्सोनेट अ नॉन बिजनेस या पर्सन, खुद को मतलब वो एक तरह से डिस्गाइज कर लेता है, वेरी सिंपल, विथ फेक वेबसाइट या ईमेल डोमेन टू फूल पीपल विद द ट्रस्टिंग इनटू ट्रस्टिंग देम। सुनो, कुछ नहीं, वेबसाइट बना लेगा, फेक वेबसाइट बना लिया, आपको लगेगा कि ओरिजिनल वेबसाइट है और आप वहां जाके पेमेंट कर दोगे, आप इंतजार करोगे, अभी तक गुड्स नहीं आए, गुड्स कहाँ से आ गया, आपका पेमेंट आपका चला गया। यही हो गया डोमेन स्पूफिंग, मतलब इसमें वेबसाइट और डोमेन के थ्रू, डोमेन से खेलते हैं, ईमेल डोमेन से क्या करते हैं, वो इम्पर्सोनेट कर लेते हैं या मतलब डिस्गाइज कर लेते हैं, ठीक है, और असली में वो होते नहीं, वो मतलब खुद को डिस्गाइज करते, दिखाते ऐसे कि वो ओरिजिनल बिजनेस या ओरिजिनल पर्सन का ही है, बट वो ऐसा नहीं होता, वो फेक होते हैं, ठीक है। ईमेल स्पूफिंग में देखो, ईमेल स्पूफिंग में क्या है, ये भी साइबर अटैक है, टारगेट करता है बिजनेस को बाय यूजिंग ईमेल्स विद द फोर्स्ड सेंडर एड्रेस, सेंडर के एड्रेस को फोर्स करके ये यूज करके आपसे डेटा इन्फॉर्मेशन या फिर आपसे कुछ इंस्टॉल करवा देगा और आपका सिस्टम का एक्सेस ले लेगा, डेटा चोरी कर लेगा, ठीक है। सारे अटैक का मकसद तो एक ही होगा ना, डेटा चोरी करेगा, अकाउंट नंबर पासवर्ड चोरी करेंगे, स्टील करेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी बेस्ड अटैक,
अब सुनो, वैलिड यूजर क्या क्रेडेंशियल, मतलब वैलिड यूजर के आईडी पासवर्ड वो हो गए हैं कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। और एडवाइजरी क्या प्रिटेंड कर रहा है कि वो खुद ही यूजर है, ठीक है। इसमें वैलिड यूजर क्रेडेंशियल्स दैट हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एंड द एडवर्सरी इज प्रिटेंड टू बी दैट यूजर, और वो वैसा यूजर आपको प्रिटेंड करेगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालेगा, बेच खाएगा, वही है और कुछ नहीं, ठीक है। इनसाइडर थ्रेट मतलब आपका घर का बेदी लंका डाय, ठीक है, मतलब आपका एम्प्लॉय या करंट या फॉर्मर एम्प्लॉय, वो आपके लिए डेंजर पोज करता है टू, डेंजर मतलब डेंजर खतरा है टू योर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि उनके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है कंपनी के नेटवर्क का, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का। अगर करंट है तो उसके पास एक्सेस हुआ, फॉर्मर है तो भी उसको सब पता ही है, तो उसके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है आपके कंपनी का नेटवर्क का, कंपनी नेटवर्क का, सेंसिटिव डेटा का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जिससे वो अटैक एग्जीक्यूट कर सकता है। इसको बोलते हैं इनसाइडर थ्रेट, जो आपका करंट या फॉर्मर एम्प्लॉयर है। सर आईओटी अटैक्स मतलब जो डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वेरी सिंपल देखो। तो इसमें क्या, आईओटी अटैक इज ए साइबर अटैक दैट टारगेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस या नेटवर्क, जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट है उसको टारगेट करेंगे, उसी को हैक करेंगे और उसी से हैकर उसको क्या करेगा, सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल लेगा और बेच देगा। ये हो गए टाइप ऑफ साइबर अटैक्स, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा ना, तो देखो मैं बताता हूं आपको, ऐसे तो नहीं बोलेगा कि सारे साइबर अटैक्स कौन से होते हैं, मेरे हिसाब से इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों के ज़्यादा टाइप है। तो मालवेयर, फिशिंग और स्पूफिंग, ये आपको याद होने चाहिए, और इसके अंदर में 2 क्या है, इससे अगर क्वेश्चन बनना तो बनता है, बाकी आपसे एमसीक्यू में भले पूछ ले, शायद डेफिनेशन शायद ही पूछेंगे, या फिर 1-2 को तो डिस्क्राइब करने दे भी सकते, बट मेजरली अगर पूछेंगे तो टाइप 3 के बनते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस रखना, पढ़ना सारा ही है, क्योंकि सब इतना ईजी है तो आप लिख ही दोगे, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइबर अटैक टाइम लगा के मैंने समझाया आपको। सर सुनो, आओ 3 स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। 3 स्टेजेस क्या है साइबर रिस्क का, पहले असेस करो साइबर रिस्क को, फिर उसका इम्पैक्ट देखो, फिर मैनेज करो, एम। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरा मन नहीं है मेमोरी टेक्निक का। इसमें 3 स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क में के एम करेंगे, ऐसे एसेस करेंगे साइबर रिस्क को। सर आई से इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क, एम से मैनेजिंग द साइबर रिस्क। मैं ऐसे याद रखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ऐसे मुझे याद रहे। एसेस करेंगे साइबर रिस्क को, उसका इम्पैक्ट निकाल लेंगे और मैनेज कर लेंगे। ये आई एम बैठ के सोचना पड़ता है मुझे खुद को, क्या था ऐसे, एसेस करो, इम्पैक्ट करो, मैनेज करो। एसेसिंग ऑफ द साइबर रिस्क, एसेस करो, साइबर रिस्क हो गया तो एसेस करो उसको, एसेसिंग ऑफ द साइबर रिस्क, इम्पैक्ट ऑफ द साइबर रिस्क, मैनेज करो साइबर रिस्क को, ठीक है। ये हो गया 3 स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। एक एक को पढ़ते आओ। एसेस करना है, देखो भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली इम्यून नहीं है, मतलब सेफ तो नहीं है, या फिर कंप्लीटली इम्यून मतलब इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि वो साइबर रिस्क उस पर ना हो, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली इम्यून टू साइबर रिस्क। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड एटलीस्ट कंसिडर द कॉमन थ्रेट। एसेसिंग में मतलब देखो, आप 100% इम्यूनिटी तो आपकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, आप पे साइबर अटैक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन थ्रेट्स का तो आपको कंसिडर करना ही चाहिए, इतना प्यार से बोल रहा है तो कंसिडर कर लो ना। एक तो हो गया रैंसमवेयर, रैंसमवेयर को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिससे डिसेबल कर देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इतना भी याद रखोगे रैंसमवेयर काफी है। कॉमन क्रिमिनल्स यूजिंग ईमेल फिशिंग या हैक फॉर फ्रॉड एंड थेफ्ट। सुनो, कॉमन क्रिमिनल्स जो ईमेल्स वगैरह आपके आते रहते हैं, ईमेल फिशिंग करने का हर वक्त ट्राई करते रहते हैं, या फिर हैक करने का ट्राई करते रहते हैं फॉर फ्रॉड या फिर फॉर थेफ्ट। इनसाइडर्स कमिटिंग मेलिशियस एक्टिविटीज या एक्सीडेंटल एक्टिविटीज। अब मेरी बात सुनो, रैंसमवेयर हो गया, रैंसमवेयर मतलब फिरौती टाइप। कॉमन क्रिमिनल जो मेल वगैरह भेजते रहते हैं, ईमेल फिशिंग और हैक करने का कोशिश करते रहते हैं। इनसाइडर मतलब आपके खुद के एम्प्लॉयज कमिट करना चाहेंगे कुछ मेलिशियस एक्टिविटीज या एक्सीडेंटल एक्टिविटीज, तो इसीलिए भैया आप इम्यून तो हो नहीं, तो अच्छा है आपकी भलाई के लिए आप कम से कम कॉमन जो एटलीस्ट थ्रेट्स होते हैं उनको आप कंसीडर कर लीजिए। कॉमन थ्रेट्स में इन्होंने कहा रैंसमवेयर को कंसीडर कर लीजिए, कॉमन क्रिमिनल्स जो ईमेल फिशिंग या फिर हैक करने का कोशिश कर रहे हैं उन्हें कंसीडर कर लें, या फिर जो आपके इनसाइडर मतलब आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं। एक सेकेंड ना, हाँ, तो फिर इनसाइडर्स जो होते हैं वो क्या करेगा, कमिट कर सकता है मेलिशियस एक्टिविटीज या एक्सीडेंटल एक्टिविटीज। तो आप एसेस कर ले अपना साइबर रिस्क। इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क, देखो साइबर अटैक कैन इम्पैक्ट 1, 2 और मोर टाइप ऑफ रिस्क। भैया एक रिस्क थोड़ी होता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी होते हैं, ठीक है, और अटैक टू अटैक भी वेरी होते हैं। हाँ सर, तो कुछ इंडिकेटिव एरियाज बता दो, मतलब इम्पैक्ट क्या हो सकता है साइबर रिस्क का। रेगुलेटरी कॉस्ट हो सकता है, रेगुलेशन आप पे फाइन लगा सकता है कि आपने इतना बड़ा डेटा यूज किया, सारा डेटा लीक हो गया, फाइन दो।
ब्रीच ऑफ प्राइवेसी मतलब रेगुलेटरी कॉस्ट हो सकता है। इसी का एग्जांपल ये देख लो, अगर प्राइवेसी ब्रीच हो गई तो पर्सनल डेटा कंज्यूमर का हैक हो गया तो आप पे इम्पैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन पे। अब क्या सर, फाइन्स लग सकते हैं, पेनल्टी लग सकता है। देखो ये तीनों पॉइंट एक जैसे ही है। रेगुलेटरी कॉस्ट मतलब आपके फाइन और पेनल्टी होता है, ठीक है। और रेगुलेटरी कॉस्ट तभी हो गया जब अपने ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो गई, किसी पर्सनल डेटा लीक हो गया तो आप पे हो गया केस वगैरह, तो आप भरो, उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन पे। डेटा लॉस हुआ है तो मतलब ये तभी तो रेगुलेटरी कॉस्ट लग रहा है भाई। रैंसमवेयर तो हम ऊपर भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, जब पूरा का पूरा सिस्टम इनक्रिप्ट कर दिया और डिक्रिप्शन की दे रहा है, जब पैसा दोगे तो कितना सिंपल है। तो एसेस करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, एसेस करेंगे साइबर रिस्क को, एसेसिंग इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क देखेंगे। ये 3 स्टेप्स है साइबर रिस्क से, स्टेजेस है, स्टेप्स नहीं, स्टेजेस या स्टेप जो भी बोलो, स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। अब मैनेज करो साइबर रिस्क को, मैनेजिंग द साइबर रिस्क। मैनेज करने के लिए पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइबर रिस्क और थ्रेट्स की, बस इतना याद रखना। इसको काट दो। गेन ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइबर रिस्क या थ्रेट्स। फिर ऊपर भी अंडरस्टैंड, नीचे भी अंडरस्टैंड। आपने क्या ऊपर अंडरस्टैंड किया साइबर रिस्क और थ्रेट्स को, नीचे क्या अंडरस्टैंड करेंगे सर, अंडरस्टैंड करो एक्सेप्टेड रिस्क को और डॉक्यूमेंट कर लो अपने कंपनसेटिंग कंट्रोल्स को। तो अंडरस्टैंड ऊपर क्या किया सर, आपके साइबर रिस्क थ्रेट्स, नीचे क्या किया, अंडरस्टैंड एक्सेप्टेड रिस्क और डॉक्यूमेंट कर लिया कंपनसेटिंग कंट्रोल्स को। फिर एसेस अलाइन, एसेस अलाइन, एसेस अलाइन, ऐसे ऐसे खेलते रहना एग्जाम में। पहले अंडरस्टैंडिंग ले लिया किसका, साइबर रिस्क और थ्रेट्स का, फिर एक्सेप्टेड रिस्क का अंडरस्टैंडिंग ले लिया और डॉक्यूमेंट कर लिया कंपनसेटिंग कंट्रोल। फिर क्या करेंगे, एसेस अलाइन, एसेस अलाइन। एसेस क्या करोगे, मतलब जो आपका आईटी और साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, वही तो प्रोग्राम है, उन्हीं को, जो आपका एग्जिस्टिंग आईटी है उसको एसेस करो, जो आपका साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है, आपकी कैपेबिलिटीज है, उसको भी एसेस कर लो, ठीक है। अगेंस्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, बस अभी आपका क्या पोजीशन है वो एसेस कर लो। आपका पोजीशन मतलब आपका एग्जिस्टिंग आईटी, तो एसेस कर लो एग्जिस्टिंग आईटी या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, या फिर आपकी कैपेबिलिटीज, जो आपकी कैपेबिलिटीज है, जो आपका एग्जिस्टिंग आईटी है, जो आपका साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम है, उसको एसेस कर लो। और अलाइन कर लो क्या, साइबर सिक्योरिटी को अलाइन कर लो, जो साइबर सिक्योरिटी और आईटी के ट्रांसफॉर्मेशन के इनिशिएटिव आप ले रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव और आपके रिस्क से, आपकी क्रिटिकल रिस्क से उसे अलाइन कर लो, ठीक है। तो ये आपका 3 स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क भी हो गया। नीचे आओ। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे आ जाओ सर। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या कहता है, मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करेगा। मैनेजमेट क्या आइडेंटिफाई करेगा सर, मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को, और फिर प्रोटेक्ट करेगा और सेफगार्ड करेगा किसको, अपने एसेट्स को, किससे, रिस्क से। तो हाउ मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग द रिस्क, और उसके बाद में हाउ मैनेजमेंट इज प्रोटेक्टिंग एंड सेफगार्डिंग इट्स एसेट्स फ्रॉम द रिस्क, यही साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में इंक्लूड होता है। तो बेसिकली 5 चीजें हैं इसमें, ठीक है, और ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। तो कैसे याद रखेंगे सर, पहले आपको ऐसे देखो, ये क्या आपका रिस्क है, इधर इस हाथ में रिस्क है, तो इसको देखो और आइडेंटिफाई करो कौन सा रिस्क है। तो आइडेंटिफाई द रिस्क, आपने आइडेंटिफाई कर दिया रिस्क, तो ऐसे कर लो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो रिस्क से। ये वाला साइड आपको प्रोटेक्ट करेगा रिस्क से। आइडेंटिफाई द रिस्क, ये वाला साइड प्रोटेक्ट द रिस्क। उसके बाद में ऐसे करके डिटेक्ट करो रिस्क को। आइडेंटिफाई द रिस्क, प्रोटेक्ट द रिस्क, डिटेक्ट फ्रॉम द रिस्क, ठीक है। डिटेक्ट करो रिस्क को, डिटेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा रिस्क को। क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करते हैं ना अपन रिस्पॉन्ड, तो अब रिस्पॉन्ड करो रिस्क को, और उसके बाद में आप ऐसे करके रिकवर हो जाओ रिस्क से, ठीक है। वेरी सिंपल, आइडेंटिफाई द रिस्क, प्रोटेक्ट द रिस्क, डिटेक्ट द रिस्क, उसके बाद में क्या था सर, रिस्पॉन्ड करेंगे रिस्क को, और उसके बाद हो जाएंगे रिकवर फ्रॉम द रिस्क। आपको ये 5 चीजें याद रहनी चाहिए, एक एक करके पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रिस्क को, आपको पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट करना है और डेवलप करनी है मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी। तो कंडक्ट अ पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट और डेवलप कर लो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे रिस्क को। कितना सिंपल। और एसेट मैनेजमेंट, और एसेट मैनेजमेंट में एग्जांपल दिया आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट, वेरी सिंपल। अब प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने से पहले मॉनिटर तो करो कि रिस्क जो हुआ है, वेदर देयर हैज बीन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द इलेक्ट्रॉनिक एसेट, मतलब क्या आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स पे, क्या अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स पे, ये मॉनिटर करो। उसके बाद ट्रेनिंग दो और इफेक्टिव कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करो। सर वापस से सुनो, मॉनिटर वेदर देयर हैज बीन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स, फॉर्मल ट्रेनिंग कंडक्ट करो, उसके बाद इंप्लीमेंट करो इफेक्टिव कंट्रोल्स फॉर द डेटा सिक्योरिटी। कितना सिंपल। फिर ऐसे क्या कर रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे रिस्क को, तो मतलब एंटिटी को क्या करने हैं, कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स लगाना है। एंटिटी शुड हैव कंट्रोल और प्रोसीजर्स। उस कंट्रोल और प्रोसीजर्स क्यों चाहिए, कि आपको डिटेक्ट करना है रिस्क, तो मतलब आइडेंटिफाई करना है साइबर सिक्योरिटी रिस्क को और इंसिडेंट्स को। और आइडेंटिफाई मतलब डिटेक्ट हो गया रिस्क, उसके बाद में आपको एसेस करना है और एनालाइज करना है, ठीक है, ठीक है। पहले आपका आइडेंटिफाई द रिस्क था, फिर प्रोटेक्ट कर लिया आपने रिस्क को, फिर आपको करना है डिटेक्ट। डिटेक्ट में क्या था, आपके पास ऐसे कंट्रोल और प्रोसीजर्स होने चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे साइबर सिक्योरिटी रिस्क को और इंसिडेंट को, और एसेस और एनालाइज कर लोगे उसका इंपैक्ट, ठीक है।
उसके बाद में आपको क्या करना था, रेस्पॉन्ड टू द रिस्क। रिस्क को रेस्पॉन्ड तभी करोगे ना जब आपके पास रेस्पॉन्स प्लानिंग होगी। तो एंटिटी शुड हैव रेस्पॉन्स प्लानिंग इन प्लेस, ठीक है, टू कैप्चर द डिटेल ऑफ नेचर ऑफ इंसिडेंट, और ये कम्युनिकेट हो जानी चाहिए टीसीडब्ल्यूजी से। फिर से सुनो, एंटिटी शुड हैव रेस्पॉन्स प्लानिंग इन प्लेस टू कैप्चर द डिटेल्स किसकी सर, डिटेल ऑफ नेचर ऑफ इंसिडेंट, और ये हो जानी चाहिए कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी। कितनी सिंपल, मैनेजमेंट एसेस करेगा लिटिगेशन कॉस्ट, रेगुलेटरी कॉस्ट, और रेगुलेटरी जो इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट हुआ या फिर रिमीडिएशन कॉस्ट, ठीक है, और एसेस करेगा फ्यूचर एक्सेस प्लान, ठीक है, इधर भी एसेस कर रहा है, इधर कॉस्ट और अपना इधर प्लान को एसेस कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। अपना हो गया चारों। अब पांचवा में देखो, रिकवर फ्रॉम द रिस्क। रिकवर कैसे करेंगे, जब आपका इवेल्युएट हो गया, आपका इंपैक्ट इवेल्युएट हो गया, इधर देखो, once impact is evaluated recovery plans need to be implemented, ठीक है। once एक सेकेंड, once impact is evaluated, आपका impact evaluate हो गया तो रिकवरी प्लान्स आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, वेरी सिंपल। उसके बाद में नेसेसरी इंप्रूवमेंट करना है। नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स मतलब आप बेटर कंट्रोल्स लगाओगे और पैच अपग्रेड करोगे। पैच अपग्रेड कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, ठीक है। तो नेसेसरी इंप्रूवमेंट करो, क्या भैया, आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा और बेटर कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब दूसरा टॉपिक पे देखो, आप साइबर रिस्क देख रहे हो तो उस पर कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए फॉर साइबर रिस्क। तो इन्होंने साइबर रिस्क में तीन ही जगह कंट्रोल कंसिडर किया। कंट्रोल अराउंड वेंडर सेटअप, जब वेंडर सेटअप और उस वेंडर में मॉडिफिकेशन, वेंडर मास्टर डेटा होता है तो उसके अराउंड कंट्रोल की बात हो रही है कि वेंडर सेटअप करोगे और उसमें मॉडिफाई करोगे तो उसके अराउंड कंट्रोल। फिर जब आप ट्रांसफर करते हो फंड, ठीक है, तो उसके अराउंड क्या कंट्रोल होने चाहिए, और पैच मैनेजमेंट के अराउंड क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। वेरी सिंपल, देखो, वेंडर सेटअप किया, वेंडर को पेमेंट करेंगे, और पैच मैनेजमेंट के अराउंड क्या कंट्रोल होने चाहिए। तीन कंट्रोल कंसीडरेशन है फॉर साइबर रिस्क। एक एक को पढ़ते, और आपको मैं पहले वाला पॉइंट बताऊंगा, नीचे वाले के पॉइंट आपको अपने आप याद हो जाएंगे, देखना सर क्या है पहला वाला पॉइंट, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस टू वेंडर मास्टर डेटा। कौन रेस्पॉन्सिबल है जो चेंजेस करेगा वेंडर मास्टर डेटा में, ठीक है भैया। क्या कम्युनिकेशन चैनल सच एज ईमेल इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट चेंजेस टू वेंडर मास्टर डेटा। क्या कौन से अदर कम्युनिकेशन चैनल्स यूज हो रहे हैं जिससे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया वेंडर मास्टर डेटा में चेंज कर दो। अगर है, इफ यस, तो कंसीडर क्या करोगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज इनेबल्ड। क्या इज इनेबल्ड फॉर ईमेल, भैया मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब मल्टी लेयर वो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ठीक है, कि इनेबल्ड है ना, किसके लिए, ईमेल के लिए। तो भैया पहले ये देखो कि कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर वेंडर मास्टर डेटा। क्या कोई कम्युनिकेशन चैनल है जिससे, अदर कम्युनिकेशन चैनल है जिससे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या फॉर चेंज करने के लिए वेंडर मास्टर डेटा में। अब सुनो, कौन से सिस्टम और टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं। सी नंबर क्या है, कौन से सिस्टम कौन से टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे हैं टू इनिशिएट ऑथराइज प्रोसेस द रिक्वेस्ट रिलेटेड टू चेंजेस इन वेंडर मास्टर डेटा। इनिशिएट करना है, ऑथराइज करना है, प्रोसेस करना है रिक्वेस्ट रिलेटेड टू चेंजेस इन वेंडर मास्टर डेटा। तो कौन से सिस्टम कौन से टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, और ये सब यूज कर रहे हो तो क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल डिफाइंड है टू वेरीफाई दी मॉडिफिकेशन। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइन है टू वेरीफाई दी मॉडिफिकेशन टू वेंडर मास्टर डेटा। पहले देखो कि क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग चेंजेस। क्या कम्युनिकेशन चैनल्स है अदर देन, मतलब क्या कौन से अदर कम्युनिकेशन चैनल्स यूज हो रहे हैं टू रिक्वेस्ट किस चीज का, टू चेंज वेंडर मास्टर डेटा। उसके बाद क्या सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है टू ऑथराइज, टू इनिशिएट, ऑथराइज एंड प्रोसेस रिक्वेस्ट रिलेटेड टू चेंजेस इन वेंडर मास्टर डेटा। क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल डिफाइंड है टू वेरीफाई द मॉडिफिकेशन रिलेटेड टू वेंडर मास्टर डेटा। अब सर कंट्रोल अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ा रहा। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल डिफाइंड है क्या टू वेरीफाई वायर ट्रांसफर रिक्वेस्ट। कौन सी सिस्टम कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है फॉर रिक्वेस्ट इनिशिएशन, ऑथराइज एंड रिलीज ऑफ वायर ट्रांसफर। सर वायर ट्रांसफर ऑफ फंड कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड ही है, ठीक है। तो क्या कंट्रोल अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड अपन पढ़ रहे, ठीक है। और पहला अपन इधर पढ़ रहे थे कौन रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग चेंजेस टू वेंडर मास्टर डेटा। तो यहाँ पे भी यही है कि कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर वायर ट्रांसफर, और इसमें बस एक एड ऑन कर दिया, वो एजुकेटेड है ना रिलेवेंट थ्रेड्स पे और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉमन फिशिंग स्कीम एसोसिएटेड थ्रेड्स, और उसको कॉमन फिशिंग स्कीम्स के बारे में एजुकेटेड है ना वो। तो अब लिख देना कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल और उसको नॉलेज है। ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स और सिस्टम और टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज हो रही है, ये पॉइंट आपके सेम टू सेम है, ठीक है। कम्युनिकेशन वाला उसमें अलग है, आप याद रख लेना बस। कंट्रोल अराउंड पैच मैनेजमेंट। पैच मैनेजमेंट में का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो क्या एंटिटी के पास पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम है,
है तो क्या एंटिटी वल्नरेबिलिटी स्कैन करती है टू आइडेंटिफाई मिसिंग अनअप्लाइड पैचेस, ठीक है, कौन से पैचेस अभी पेंडिंग, अनअप्लाइड मतलब अभी तक अपडेट्स की नहीं है, तो क्या एंटिटी रन करता है वल्नरेबिलिटी स्कैन, वल्नरेबिलिटी स्कैन से मतलब बग्स, वायरस, मॉलवेयर वगैरह ढूंढने के लिए, टू आइडेंटिफाई द मिसिंग या अनअप्लाइड पेजेस, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी स्कैन करता है टू आइडेंटिफाई, ये वाला वल्नरेबिलिटी स्कैन क्या है, स्पेशली टू आइडेंटिफाई, क्या चीज आइडेंटिफाई करना है, जो अपडेट्स अभी बाकी है, जो पेजेस आपके बाकी है, मिसिंग पेजेस है, अनअप्लाइड पेजेस है, तो आपको पता कर दे क्या आपके पास, पहले ये देखो आपके पास क्या, मैंने पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम है, पीएमपी पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम, फिर पीरियोडिक रन कर रहा है ना वल्नरेबिलिटी स्कैन, जिससे आइडेंटिफाई कर सके मिसिंग या इन अप्लाइड पैचेज, और उसके बाद में एंटिटी को नोटिफाई कैसे करता है एक्सटर्नल वेंडर, हाउ द एंटिटी इज नोटिफाइड ऑफ पैचेज बाय एक्सटर्नल वेंडर, जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स आते हैं ना, तो वैसा इनको एक्सटर्नल पार्टी कैसे नोटिफाई करता है। ये बस इतना ही बोला, ये है आपके कंट्रोल कंसिडरेशन फॉर साइबर रिस्क। अगर आपको वेंडर वाले याद है तो नीचे वाले वायर ट्रांसफर वाले याद हो जाएंगे, और ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या आपके पास पीएमपी है, पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम, वल्नरेबिलिटी स्कैन एंटिटी रन करती है क्या, और आपको कैसे नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप रिमोट ऑडिट, ठीक है। रिमोट ऑडिट में क्या है सर, रिमोट ऑडिट में यही है कि आप क्या कर रहे हो, ऑडिटर यूज करता है ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मींस टू कंडक्ट द ऑडिट, मतलब घर पे बैठ के ऑडिट करेगा, ऑफिस में बैठ के ऑडिट करेगा, वर्चुअली ऑडिट करेगा। रिमोट ऑडिट या वर्चुअल ऑडिट यह है जिसमें ऑडिटर यूज करेगा ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मींस टू कंडक्ट द ऑडिट, ये पार्शली या कंप्लीटली वर्चुअल हो सकती है, वेरी सिंपल। अब ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ कंसिडरेशन फॉर रिमोट ऑडिट, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, पर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है इसमें, बट फिर भी अपन छोड़ तो इस चैप्टर में कुछ नहीं रहे, क्योंकि 4 नंबर में कुछ भी आ सकता है। तो कंसिडरेशन में देखो, फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन और रिस्क असेसमेंट, कितना सिंपल है, इधर आओ, फिजिबिलिटी, प्लानिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, रिस्क असेसमेंट, फिजिबिलिटी, प्लानिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और रिस्क असेसमेंट। फिजिबिलिटी में आप देखोगे क्या सर, ensure feasibility is determining what technologies may be used, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की जा सकती है, इस चीज की फिजिबिलिटी देखोगे। प्लानिंग क्या करोगे कि भैया आप ऑडिट टाइमलाइंस कैसे एग्री कर रहे हो, ठीक है, मीटिंग प्लेटफॉर्म अपने एग्री कर लो कि जूम कॉल पे अपन ऑडिट करेंगे या फिर बात करेंगे, ऑडिट सेशन कैसे करेंगे, डेटा एक्सचेंज कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड प्लानिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद में आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, तो एग्जीक्यूट के लिए वीडियो कॉल करेंगे ना, वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग विद दी ऑडिटीज, तो एग्जीक्यूशन फेज में आप वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग करोगे। प्लानिंग में आपने डिसाइड कर लिया ऑडिट टाइमलाइंस, मीटिंग प्लेटफॉर्म जो यूज होने थे ऑडिट सेशन और डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के लिए। फिजिबिलिटी आपने ये देख ली कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। एग्जीक्यूशन में आपने क्या इन्वॉल्व किया, एग्जीक्यूशन में क्या इन्वॉल्व होता है, मतलब वीडियो कॉल, वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग विद दी ऑडिटीज। डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, ऑडिट एविडेंस का, और वो ट्रांसफर होने चाहिए डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म से। वेरी सिंपल है, रीड करना। और कॉन्फिडेंशियलिटी में देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, डेटा प्रोटेक्शन। तो सुनो, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, तो जब आप एक्सेस कर रहे हो डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म को, वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म सफिशिएंटली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और इनक्रिप्टेड होना चाहिए। सिक्योर्ड बाय इनक्रिप्टिंग द डेटा टू इंश्योर द डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो डेटा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए इनक्रिप्शन से, ठीक है। उसके बाद एक बार आपने जो इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर ली और डॉक्यूमेंट कर ली, उसके बाद में वो उस प्लेटफॉर्म से हट जानी चाहिए और स्टोर्ड हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेबल आर्काइविंग स्टैंडर्ड्स। फिर से सुनो, जो ये आपने रिव्यू कर ली इन्फॉर्मेशन को, वो ऑडिटर डॉक्यूमेंट कर लेगा, जो उसको काम है वो डॉक्यूमेंटेशन कर लेगा अपना, और वो इन्फॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म से रिमूव हो जाएगी, रिमूव फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और स्टोर्ड कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल आर्काइविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आर्काइव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप कंसीडर करो लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस को। सर फोर्थ पॉइंट क्या है सर, आप स्क्रीनशॉट मत लेना जब तक आपको ऑथराइज नहीं किया गया, ठीक है। ऑडिटर शुड नॉट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑडिटीज एज ऑडिट एविडेंस, ये पहले आपका प्रीवियसली ऑथराइज होना चाहिए। और वीपीएन यूज करना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिससे सेफ और इनक्रिप्टेड ऑनलाइन कनेक्शन बनाया जाता है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा पहले, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी किसकी सर, फिजिबिलिटी सर आप याद रखना, इंश्योर फिजिबिलिटी की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे। उसके बाद आपने पढ़ा प्लानिंग। प्लानिंग में आप एग्री करोगे, एग्री क्या करोगे, ऑडिट टाइमलाइंस, मीटिंग, जूम कॉल कैसे यूज करनी है, ऑडिट सेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डेटा एक्सचेंज के लिए, क्या ऑडिट सेशन और डेटा एक्सचेंज के लिए। एग्जीक्यूशन करोगे, एग्जीक्यूशन में क्या इन्वॉल्व होता है, वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग विद ऑडिटीज। डॉक्यूमेंटेशन करोगे, ऑडिट एविडेंस का जो ट्रांसफर होंगे थ्रू डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद आप देखो कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन में क्या देखोगे,
एक्सेस होना चाहिए टू डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, एक्सेस टू डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म, एक्सेस टू डॉक्यूमेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए इंक्रिप्शन से। इन्फॉर्मेशन एक बार रिव्यू कर ली, रिमूव होना चाहिए प्लेटफॉर्म से, और ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट कर लिया, फिर रिमूव हो जानी चाहिए प्लेटफॉर्म से और स्टोर्ड होना चाहिए एज पर आर्काइविंग स्टैंडर्ड। कंसीडर करो लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस को, और ऑडिटर को स्क्रीनशॉट नहीं लेने अगर ऑथराइज नहीं है प्रीवियसली, और वीपीएन यूज करो। रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा रिमोट ऑडिट में, असेसमेंट इफ रिमोट ऑडिट वुड बी सफिशिएंट टू अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ये तो आपको एसेस करना पड़ेगा ना कि भाई आप रिमोट ऑडिट से आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो रहा है ना, आप अचीव कर पा रहे हो, वेरी सिंपल। अब आ जाओ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट ऑडिट में। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट ऑडिट में आओ। सर एडवांटेज क्या है? सर कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव, ठीक है। मेरे पहले आप इधर नीचे आ जाओ। कॉस्ट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने को देखने हैं रिमोट ऑडिट के। कॉस्ट, टाइम, कंफर्ट, फर्स्ट हैंड सिलेक्शन, बस इतना ही बोलो। कॉस्ट, टाइम, कंफर्ट, फर्स्ट हैंड सिलेक्शन। 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 तो भैया सुनो, रिमोट ऑडिट कर रहे हो तो कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव होती है भैया, आपको ट्रेवल टाइम नहीं करना पड़ता, ट्रेवल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो कॉस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम इफेक्टिव भी है। ट्रेवल कॉस्ट, ट्रेवल टाइम आपका लग नहीं रहा। उसके बाद में आप क्या करोगे? कॉस्ट, कंफर्ट था तो सर कंफर्ट भी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी ऑडिट टीम में, क्योंकि वो वर्किंग फ्रॉम होम इन्वायरमेंट ही है ना, घर से ही तो काम कर रहे हैं। तो कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी टू दी ऑडिट टीम एज दे वुड बी वर्किंग फ्रॉम दी होम इन्वायरमेंट। तो सर अपना क्या था सर? कॉस्ट, टाइम, कंफर्ट। तो कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, क्योंकि ऑडिट टीम क्या कर रही है सर? उनको कैसा लग रहा है? वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट का काम हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट हैंड सिलेक्शन था सर। फर्स्ट हैंड क्या मतलब? ऑडिटर फर्स्ट हैंड एविडेंस ले सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द आईटी सिस्टम। ऑडिटर कैन गेट फर्स्ट हैंड एविडेंस डायरेक्टली फ्रॉम द आईटी सिस्टम, और वाइडन हो जाता है सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स। सर कोई भी अच्छा ऑडिटर आप पूरे वर्ल्ड में से उठा सकते हो अगर रिमोट ऑडिट करा रहे हो आप तो वाइडन द सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर फ्रॉम द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट। सर सुनो फिर से, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव, एडवांटेज, कंफर्ट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ऑडिट टीम वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट जैसा फील करती है। फर्स्ट हैंड, और सर फर्स्ट हैंड क्या होता है? फर्स्ट हैंड आप एविडेंस ले लेते हो फ्रॉम आईटी सिस्टम डायरेक्टली, और सिलेक्शन क्या कर सकते हो? वाइडन द सिलेक्शन, कि आप ग्लोबल जो नेटवर्क है एक्सपर्ट्स का उसमें से आप अपना ऑडिटर सेलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया एडवांटेज। तो आपको कैसे याद रखना है? कॉस्ट, टाइम, इफेक्टिव, कंफर्ट, फर्स्ट हैंड सिलेक्शन। कॉस्ट, टाइम, कंफर्ट, कॉस्ट, टाइम, कंफर्ट, फर्स्ट हैंड सिलेक्शन। और डिसएडवांटेज पे आओ। सर नेटवर्क इशू तो होगा ना, रिमोट ऑडिट कर रहे हो तो नेटवर्क इशू हो गया तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे ना, टाइम क्या नहीं विजुअलाइज कर पाओगे? टाइम जोन। तो सर नेटवर्क इशू, नॉट एबिलिटी टू विजुअलाइज टाइम जोन एंड सेंसिटिव पीवी, इतना याद रखना। सेंसिटिव पीवी, पीवी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, सेंसिटिव को बस इतना याद रखो, सेंसिटिव आईटी सिस्टम का एक्सेस आपको नहीं देंगे वो लोग। नॉट एबिलिटी टू विजुअलाइज या टाइम जोन, नेटवर्क इशू, एक एक करके देखते हैं। भैया नेटवर्क इशू होगा, मीटिंग्स इंटरप्ट हो जाएगी। आपको लिमिटेड या नॉट एबिलिटी टू विजुअलाइज, क्या नहीं विजुअलाइज कराओगे? फैसिलिटी कल्चर आप विजुअलाइज कर पाओगे क्या? बॉडी लैंग्वेज आप देख पाओगे क्या? तो लिमिटेड या नो एबिलिटी टू विजुअलाइज द फैसिलिटी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी लैंग्वेज ऑफ द ऑडिटी, और टाइम जोन भी आपको अफेक्ट करेगा आपकी इफिशियंसी को, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या सर? रिमोट एक्सेस टू दी सेंसिटिव आईटी सिस्टम। रिमोट एक्सेस टू दी सेंसिटिव आईटी सिस्टम जो है, जो सेंसिटिव आईटी सिस्टम है उसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा रिमोट। और कल्चरल चैलेंज होंगे। और पीवी में क्या था सर? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड स्टॉक्स कैन नॉट बी परफॉर्म। तो सर एडवांटेज में क्या था? एक बार नीचे आओ। एडवांटेज ऑफ रिमोट ऑडिट, कॉस्ट, टाइम, कंफर्ट, फर्स्ट हैंड सिलेक्शन। डिसएडवांटेज में था नेटवर्क इशू, नॉट एबिलिटी टू विजुअलाइज क्या? फैसिलिटी कल्चर एंड बॉडी लैंग्वेज ऑफ ऑडिटी। टाइम जोन में होगा आपको दिक्कत सर, टाइम जोन आपकी इफेक्ट करेगा एफिशिएंसी को। सेंसिटिव मतलब आपको सेंसिटिव आईटी सिस्टम का एक्सेस नहीं करेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आप नहीं कंडक्ट कर पाओगे। ये हो गए डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट ऑडिट, ठीक है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट देखते हैं। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या है ऑडिट में? डेटा एनालिटिक्स टेक्निक। डेटा एनालिटिक्स टेक्निक क्या होती है सर? आप जनरेट करोगे और प्रिपेयर करोगे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रॉ सिस्टम का डेटा। सर सिंपल बताऊं, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना डेटा एनालिटिक्स होता है। तो इसमें अच्छे से लिखा है, जनरेट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, कहाँ से? फ्रॉम रॉ सिस्टम डेटा, कैसे? बाय यूजिंग प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स इज नोन एज डेटा एनालिटिक्स। यही लिखा है, पढ़ लो। सर इसमें क्या होता है? आप एनालाइज करते हो लार्ज सेट ऑफ डेटा को, लार्ज सेट ऑफ डेटा को एनालाइज करोगे तभी डेटा एनालिटिक्स है। इससे क्या करोगे? आप फाइंड करोगे ट्रेंड्स,
ड्रॉ कर लोगे कंक्लूजन, कंक्लूजन पे आ जाओगे, और आपके लिए ये क्या काम आता है, फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ग्रेटर इफिशिएंसी और एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, एक्यूरेट फाइंडिंग्स देता है, मोर एक्यूरेट फाइंडिंग्स, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स मेथड जो ऑडिट में यूज होता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर टूल्स जो यूज होते हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, उसमें 4 है सर, 4, ए से एसीएल, ए से अल्ट्रेक्स, बी से पावर बीआई, और सी से सर नीचे आया, आप इधर आओ, कैशवेयर, ठीक है। तो आप ऊपर आओ वापस। सर एसीएल पढ़ते हैं, ऑडिट कमांड लैंग्वेज एनालिटिक्स है। सर एसीएल क्या है, ऑडिट कमांड लैंग्वेज एनालिटिक्स, जो जिसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज कर लेते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो डेटा एनालिटिक्स और डेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर है। यूज स्पेशली होता है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। फ्रॉड डिटेक्ट, फ्रॉड को प्रिवेंट करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए सैंपल्स कर देता है लार्ज सेट ऑफ डेटा को, जिससे आप उसमें इरेगुलरिटीज और पैटर्न ढूंढ सको। पैटर्न कहाँ पे, इन ट्रांजेक्शन, जिससे आपको इंडिकेट होता है कंट्रोल वीकनेस या कोई फ्रॉड हुआ है। तो अल्ट्रेक्स क्या है सर, अल्ट्रेक्स इज यूज्ड टू कंसोलिडेट, अल्ट्रेक्स भी सॉफ्टवेयर है। अल्ट्रेक्स में क्या होता है सर, कंसोलिडेट कर सकते हो आप फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा, और एसेस कर सकते हो अपने कंट्रोल्स को। इज यूज्ड टू कंसोलिडेट फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा टू एसेस कंट्रोल्स। सर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल होती है, जितने भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो उसकी क्या होती है, ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल होती है इन फॉर्म ऑफ वर्क फ्लो, पूरा वर्क फ्लो बन जाता है। आपने जो जो ट्रांजेक्शन, मतलब जो जो आपने काम किया ना उसमें, तो जो जो फंक्शन आपने, जितने एक्शंस आपने उसमें परफॉर्म किए, उसका वर्क फ्लो बन जाता है, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल बन जाती है, जिससे इजियर होता है, विच मेक इट इजियर फॉर द यूजर टू लर्न। उनको वो मतलब लर्न करने में इजी जाता है, क्योंकि कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए कोडिंग का, कोई स्क्रिप्टिंग का नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। ऑडिट ट्रेल फीचर है भैया इसमें। ऑडिट ट्रेल मतलब एंड टू एंड आपको पूरा वर्क फ्लो दिखता है हर एक एक्शन का, जिससे इजियर है यूजर को के लिए सीखना, यूजर को इजियर है टू लर्न, और इसमें आपको कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रायर नॉलेज किसका, कोडिंग का और स्क्रिप्टिंग का, ठीक है। दोनों पॉइंट अपने खत्म। ये दोनों पॉइंट ऑटोमेट के बारे में। तो सर मेरा ये बात सुनो, इसमें कैन बी लिवरेज टू ऑटोमेट एनालिटिक्स, ऑटोमेट कर देते हो आप एनालिटिक्स का काम करना है, जो एनालिटिक्स परफॉर्म होती है उसको आप ऑटोमेट कर दिया। और परफॉर्म मशीन लैंग्वेज, परफॉर्म मशीन लर्निंग टू सर्च फॉर पैटर्न इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड और इरेगुलरिटीज। देखो इसमें आप ऑटोमेट कर देते हो एनालिटिक्स वाला काम, क्या कर देते हो, ऑटोमेट कर देते हो एनालिटिक्स वाला काम, और परफॉर्म करते हो मशीन लर्निंग। किस लिए सर, जिससे आपके पैटर्न्स, जो इंडिकेटिव पैटर्न्स होते हैं किस चीज के, फ्रॉड के, इरेगुलरिटीज के, तो ये कंटिन्यूअसली उन्हें अपने आप ढूंढता रहता है, ठीक है। क्योंकि आपने ये काम क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया है। क्या, किस चीज का काम, एनालिटिक्स करने का काम, एनालिसिस करने का काम। और ऐसा मशीन लर्निंग किया है, इसमें परफॉर्म मशीन लर्निंग किया, जो पैटर्न्स खुद ब खुद ढूंढेगा, जो इंडिकेट करेगा फ्रॉड और इरेगुलरिटीज को, बहुत सिंपल। और ऑटोमेट कर देता है जो प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करोगे। तो क्या करता है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑटोमेट सेट प्रोसीजर्स दैट आर परफॉर्म्ड पीरियडिकली। आप पीरियडिकली रिकंसिलेशन करते हो, कंसोलिडेशन करते हो, मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग वर्कफ्लो बनाते हो, सिस्टम इंटीग्रेशन करते हो, कंटिन्यूस ऑडिट करते हो, तो ये आपका जो पीरियडिकली काम परफॉर्म करते हो उसको ऑटोमेट कर देगा। जो सेट प्रोसीजर्स है दैट आर परफॉर्म पीरियडिकली, फॉर एग्जांपल रिकंसिलेशन, इंटीग्रेशन मतलब सिस्टम का इंटीग्रेशन, कंसोलिडेशन का काम, कंटिन्यूस ऑडिटिंग का, मार्केटिंग वर्कफ्लोज का, तो अल्ट्रेक्स क्या करेगा, आपका ये काम ऑटोमेट कर देगा। तो दो चीज ऑटोमेट हो जाएगी, एक तो एनालिटिक्स करने का काम, मशीन लर्निंग, जिससे आपका पैटर्न्स को ढूंढने का काम, जो इंडिकेटिव है पैटर्न्स किसके, फ्रॉड या कोई इरेगुलरिटीज के लिए, आपको ऑटोमेट कर देता है। सेट प्रोसीजर्स जो आप परफॉर्म करोगे, फॉर एग्जांपल रिकंसिलेशन, फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस ऑडिट, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग वर्कफ्लो या सिस्टम इंटीग्रेशन, ठीक है। और ऊपर वाले दो पॉइंट, एक तो कंसोलिडेट कर देगा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा को, और फुली ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल, इसमें ट्रांसपेरेंट है ऑडिट ट्रेल, क्योंकि ये सारा एक्शन का वर्कफ्लो बना देता है, और वो वर्कफ्लो समझना इजियर है यूजर के लिए, और इजियर फॉर यूजर टू लर्न, क्योंकि इसमें कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए कोडिंग और स्क्रिप्टिंग का। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया क्योंकि अल्ट्रेक्स आपको अगर पूछ ले तो अच्छे से लिख देना। पावर बीआई क्या है, पावर बीआई इज बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सर ये है ना, जो नॉन टेक्निकल बिजनेस यूजर है उनके लिए बनाया है। अच्छा सा डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, पूरी रिपोर्ट दिखती है और पूरा विजुअलाइजेशन होता है पावर बीआई में, ठीक है। तो अच्छा है, ये यूजर फ्रेंडली है एक तरह से। तो सर पावर बीआई क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है नॉन टेक्निकल बिजनेस यूजर्स को। जो नॉन टेक्निकल बिजनेस यूजर्स है इस टूल की मदद से एग्रीगेट, एनालाइज, विजुअलाइज और शेयर कर सकते हैं डेटा को। एग्रीगेट, एनालाइज, विजुअलाइज और शेयर कर सकते हैं, एग्रीगेट, एनालाइज, विजुअलाइज और शेयर कर सकते हैं डेटा को। सर ऑडिट पर्सपेक्टिव से देखा
देखा जाए तो ये विजुअलाइजेशन टूल फाइंड करता है द आउटलाइनर्स इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कुछ अलग से है ना, मतलब आउटलाइनर्स इन द पॉपुलेशन को ये विजुअलाइजेशन करने में मदद करता है। सर ये रिपोर्टिंग के लिए भी यूज हो सकता है, हाँ सर रिपोर्टिंग के लिए भी यूज हो सकता है क्योंकि इसमें इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होता है, तो आप इसे यूज कर सकते हो फॉर रिपोर्टिंग टू दी हायर मैनेजमेंट। ठीक है, वेरी सिंपल। अब सर कैशवेयर पे आ जाओ। कैशवेयर क्या है सर, ये भी डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है भैया, ये भी डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है, चारों डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है, तो भी डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है। प्रोवाइड करता है टूल्स जो कंडक्ट करेगा आपके लिए ऑडिट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब आपको सर मैं बताता हूँ कैशवेयर क्या है सर, डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोवाइड करता है टूल्स जिससे आप कंडक्ट करोगे ऑडिट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट। सर CASE कैशवेयर है ना, तो सी से सर अपन ने कैशवेयर में लिख देंगे कि ये डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करता है टूल्स। टूल्स किसके लिए, ए से क्या, ए से क्या सर, ऑडिट और एश्योरेंस एंगेजमेंट कर लोगे आप कंडक्ट क्विकली, एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली। तो सर ए से क्या है, ऑडिट एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट क्विकली, एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली कर सकते हो। दूसरा भी ए से ही है, ये शेयर करेगा एनालिटिक्स इनसाइट, क्या एनालिटिकल इनसाइट, मतलब जो एनालिसिस वाली इनसाइट्स है वो आपको आपके साथ शेयर करेगा जिससे आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकोगे। फिर एस से क्या है सर, स्ट्रीमलाइन कर देता है प्रोसेस को। ई से क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है रूटीन टास्क। ठीक है सर, तो अपन ने अभी क्या कर लिया, अपन ने पूरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑन ऑडिट में जो डेटा एनालिटिक टेक्निक है वो समझ के उसमें कौन से कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स के साथ साथ जो पॉपुलर टूल्स यूज होते हैं, पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, वो सारे कर लिए। ACL सर, ACL अल्ट्रेक्स, B से पावर BI और C से कैशवेयर। ठीक है, नीचे आओ। ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट। ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट क्या होते हैं वो एक एक करके अपन देखते हैं। पहला कौन सा है सर, पहला है अपना IoT। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर देना, यही IoT का कंसेप्ट है। जो आपके सामने लैपटॉप है उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देना, जो साइड में मोबाइल है उसको इंटरनेट में कर देना, जो साइड में आपके AC चल रही है उसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर देना, जो ब्रेक में कॉफी पीने जाओगे कॉफी मेकिंग मशीन को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर देना। तो यही IoT का कंसेप्ट है, वेरी सिंपल। इसमें की कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। की कंपोनेंट्स क्या है सर, डेटा कलेक्ट करोगे, फिर डेटा एनालाइज करोगे, हाँ सर, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिटिक्स और देखो कनेक्टिविटी है, तभी पूरा IoT का कंसेप्ट है। तो डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिटिक्स, कनेक्टिविटी, पीपल और प्रोसेस को आप हटा ही नहीं सकते, तो पीपल एंड प्रोसेस ये आपके हो गए कंपोनेंट्स ऑफ द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सर दूसरा क्या है सर, IoT में क्या है सर, आपका बिजनेस मॉडल को वही बस चेंज नहीं करता। ये देखो IoT लगाने से आपका बिजनेस मॉडल तो चेंज हो गया, बस आपका बिजनेस मॉडल ही चेंज नहीं होता, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी अफेक्ट करेगा। सर क्या, कौन सा ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है उसको भी अफेक्ट करेगा। सर रिस्क प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगी। रिस्क प्रोफाइल कैसे चेंज होगी, अब आपने डिवाइस को कनेक्ट कर दिया इंटरनेट से, तो नए लॉज, नए रेगुलेशन आपके अप्लाई होंगे। तो रिस्क प्रोफाइल ऑफ द एंटिटी चेंजेस विद द एक्सपोजर टू न्यू लॉज एंड रेगुलेशन, वेरी सिंपल। अब ऑडिट के हिसाब से देखो सर, ऑडिट इंप्लीकेशन क्या होगी, एक बात बताओ, IoT है, अब IoT मतलब आपने डिवाइस और सिस्टम्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो अब अब मैनुअल कंट्रोल्स पे रिलाई कर सकता है क्या ऑडिटर, जब सारे कंट्रोल्स ही ऑटोमेटेड हो गए तो नहीं रिलाई कर सकता, तो उसको अपने ऑडिट में ये सिस्टम्स को स्कोप इन करना पड़ेगा। तो ऑडिटर में नीड टू स्कोप इन न्यू सिस्टम इन दियर ऑडिट। अब एक बात बताओ, और नए सिस्टम्स के बारे में, ये ऑटोमेशन के बारे में इतना तो उसको पता नहीं होगा ऑडिटर्स को, तो ऑडिट फर्म को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेन करना पड़ेगा और अपस्किल्स करने पड़ेंगे अपने ऑडिटर्स को, जो इवेल्युएट कर पाएंगे। क्या इवेल्युएट कर पाएंगे, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कौन से कंट्रोल, मैनुअल की ऑटोमेटेड कंट्रोल, सर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब सर क्या रिस्क है IoT लगाने से, सर आपका डिवाइस हाईजैक हो गई, डिवाइस चोरी भी हो सकती है, ये तो रिस्क है ही है, डिवाइस हाईजैक, डिवाइस थेफ्ट। अब सर डेटा साइफोनिंग हो जाएगा, मतलब डेटा थेफ्ट हो जाएगा, और डेटा ब्रीचेस। ठीक है, अब एक बार इसको फिर से देखो, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का पहला IoT को देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, एक सेकंड में फिर से, 1 सेकंड नहीं 30 सेकंड में फिर से रिवाइज करते हैं। क्या IoT सर कंसेप्ट है ऐसा जिससे कनेक्ट कर देते हैं किसी डिवाइस को इंटरनेट से, वेरी सिंपल। की कंपोनेंट क्या, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिटिक्स, कनेक्टिविटी, पीपल एंड प्रोसेस, ये भी सिंपल। ये चेंज नहीं करता, बस बिजनेस मॉडल को, आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को भी अफेक्ट करता है। रिस्क प्रोफाइल भी आपका चेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा चेंज, क्योंकि आपको एक्सपोज होना पड़ता है, एक्सपोजर बढ़ जाता है आपका न्यू लॉज एंड रेगुलेशन से। ऑडिट इंप्लीकेशन बहुत सिंपल था, शिफ्ट हो गया कनेक्टेड डिवाइस और सिस्टम के साथ, जिसपे आप अब रिलाई नहीं कर सकते मैनुअल कंट्रोल्स पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए सिस्टम्स को भी ऑडिट में लगाना पड़ेगा, उनको भी स्कोप इन करना पड़ेगा। ऑडिट फर्म्स को अब इन लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिससे वो इवैल्यूएट कर पाएंगे, क्या इनको ट्रेन और अपस्किल करना पड़ेगा जिससे वो इवैल्यूएट कर पाएंगे डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कौन सा कंट्रोल, ऑटोमेटेड कंट्रोल। रिस्क क्या है सर IoT के, डिवाइस हाईजैक हो सकती है, डिवाइस थेफ्ट हो सकती है, डेटा ब्रीचेज, डेटा साइफोनिंग, वेरी सिंपल। आए तो पूरा लिख देना, ठीक है। दूसरे पे आओ सर, दूसरा क्या है,
एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है सर? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू सिस्टम और मशीन्स। क्या ये ऐसे सिस्टम है, ऐसे मशीन है जो इंसानों की तरह से सोच भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं, दैट कैन थिंक एंड लर्न। सर वापस से सुनो, एआई रेफर्स टू अ सिस्टम और मशीन दैट कैन थिंक एंड लर्न, वेरी सिंपल। और उसके बाद में क्या है सर? एआई सिस्टम यूटिलाइजेस द डेटा एनालिसिस। ये क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं डेटा एनालिसिस को और एल्गोरिदम्स को। ये यूटिलाइज करते हैं डेटा एनालिसिस को एंड एल्गोरिदम्स को। सर इनके पास डेटा एनालिसिस डेटा होता है तो उसको डेटा एनालिसिस करके ये इनके भी एल्गोरिदम्स होते हैं। सर एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम रूल्स होते हैं जिससे वो डिसीजन ले पाए, जिससे टू मेक डिसीजन। सर ये डिसीजन कैसे लेते हैं? प्रिडिक्टिव मेथड से, बेस्ड ऑन दी प्रिडिक्टिव मेथड। तो सर इसको फिर से सुनो, ये इनके पास ये लोग यूटिलाइज करते हैं। एआई सिस्टम क्या करता है? डेटा एनालिसिस का यूटिलाइजेशन करता है। और एल्गोज, एल्गोज मतलब इसमें सेट रूल्स होते हैं, डिसीजन कैसे लेने होते हैं। तो ये डिसीजन लेते हैं और बेस्ड ऑन प्रिडिक्टिव मेथड प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एआई का एग्जाम्पल क्या दिया? सेल्फ ड्राइविंग कार, मार्केटिंग चैटबॉट्स, हेल्प करते हैं ना आपकी, वर्चुअल ट्रेवल बुकिंग एजेंट्स जो आपको टिकट बनाने में मदद करते हैं। और लास्ट वाला बहुत सिंपल, एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट्स। तो ये क्या है? एआई है, ठीक है सर। अब इसका ऑडिट इंप्लीकेशन बताओ। तो एक बार इसको हटाते फिर नीचे आते हैं ऑडिट इंप्लीकेशन में। ऑडिट इंप्लीकेशन इसका बहुत सिंपल है सर। क्या सिंपल है सर? एक बात बताओ, पूरा एआई का जो अपन फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी लेते हैं तो इसमें चैट जीपीटी की पूरी कोडिंग हुई है, पूरा एक लॉजिकल फ्लो है प्रोसेस, ठीक है। तो ऑडिट में हमें इसके लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस पे ही फोकस करना है। ऑडिट मस्ट फोकस ऑन द लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस। तो जो लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस है उस पर अपन फोकस करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसमें अपन एल्गो सेट करते हैं, एल्गोरिदम सेट करते हैं, तो क्या एल्गोरिदम में अनइंटेंडेडली भले कोई बायस चीजें ऐड हो गई, कोई बायस रूल्स ऐड हो गए, जिससे क्या हो गया? मतलब फेवरेबल डिसीजन जा रहे हैं। तो क्या चेक करोगे आप एल्गोज में? तो एल्गोरिदम्स, एल्गोज मतलब एल्गोरिदम्स, तो असर्टेन करो कि क्या अनइंटेंडेड बायस ऐड हुई है एल्गोरिदम से, और जो ये एल्गोरिदम्स मतलब सेट ऑफ रूल्स जो आपने बनाए क्या इफेक्टिव भी है। तो एसेस करो द इफेक्टिवनेस ऑफ एल्गोरिदम्स और उसका आउटपुट अप्रोप्रिएटली रिव्यू और अप्रूव होना चाहिए। और लास्ट में कंसीडर करो क्या एआई डिसीजन ले पा रहा है, कंसीडर वेदर द एआई इज मेकिंग डिसीजन। सर आपसे पूछा जाएगा एआई के ऑडिट इंप्लीकेशन बताओ, तो दूसरे की साइड में नहीं देखना, अपने कॉपी में देखना है और ये 4 पॉइंट लिखना है। कौन से 4 पॉइंट लिखने हैं सर? कि भैया इस पे अपन जो प्रोसेस होगा ना उसके प्रोसेस पे जो लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रोसेस है उस पे अपन फोकस करेंगे। तो पहला प्रोसेस पे फोकस किया, दूसरा अपन एल्गो को लेके बैठ जाएंगे, एल्गो मतलब एल्गोरिदम को लेके बैठ जाएंगे, उसको ऐसे रखेंगे और चेक करेंगे क्या इसमें अनइंटेंडेड बायसनेस ऐड हुआ है। तो अनइंटेंडेड बायसनेस ऐड नहीं होना चाहिए, तो असर्टेन करो क्या हुआ है, क्या अनइंटेंडेड बायस हैज बीन एडेड टू द एल्गोरिदम्स। अब ये जो एल्गो इफेक्टिव है कि नहीं है, तो ये एल्गोस एसेस करो इफेक्टिवनेस ऑफ एल्गोरिदम्स और इसका जो आउटपुट आ रहा है अप्रोप्रिएटली रिव्यू और अप्रूव होना चाहिए। और लास्ट में क्या ये एआई डिसीजन ले भी पा रहा है क्या, ये कंसीडर करो। कितना सिंपल है, कंसीडर वेदर द एआई इज मेकिंग द डिसीजन। सर इसके रिस्क क्या है? रिस्क आपको जैसे याद रखना है वैसे रख लो, सिड याद रख लो, आईएसडी याद रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है, या फिर डिस याद रख लो, जैसा करना है वैसे खेलते रहना। पर बस याद रखना डेटा का प्राइवेसी का रिस्क है इसमें, इनअप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है और सिक्योरिटी का भी रिस्क है। सिक्योरिटी का रिस्क तो हो गई होगा, डेटा प्राइवेसी का भी होना ही होना है, और इनअप्रोप्रिएटली अगर कॉन्फ़िगरेशन हुआ है तो वो रिस्क भी है। तो सर SID ISD जैसे याद रखना है आपको, ये रिस्क याद रख लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये दोनों टॉपिक ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट आपके खत्म हुए। ब्लॉकचेन पे आओ। सर ब्लॉकचेन क्या है? देखो अपन अभी जो ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से सोचे तो क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम अपन रिकॉर्ड किस पे रखते थे? लेजर्स बनाते हैं सर, लेजर। तो वो अपन लेजर्स बना रहे हैं। अब क्या लेजर्स अपन इसमें क्या करते हैं, सेंट्रलाइज होता है सारे का सारा। फॉर एग्जांपल एक फर्म में उसके सारे रिकॉर्ड्स तो उसी के पास होते हैं, तो सेंट्रलाइज होते हैं सारे रिकॉर्ड्स। बट ये ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। और एक लेजर बताओ, ये भी लेजर ही है, बही खाता ही है। ब्लॉकचेन भी मतलब रिकॉर्ड के लिए ही है। हर एक ब्लॉक, इसमें ब्लॉक्स होते हैं सर, ब्लॉक्स होते हैं, और ब्लॉक में रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है। हर ब्लॉक में क्या होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे। और ये क्या हो गया, रिकॉर्ड के चेन को अपन ने ब्लॉकचेन बोल दिया। वेरी सिंपल। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। क्यों? और ये सिक्योर्ड होते हैं, और ये सारे के सारे ब्लॉक्स में हैश फंक्शंस लगे होते हैं। अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब ये बस आपको 4 लाइनें ही याद कराने पे फोकस करूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम पे वही लिख के आनी है, ठीक है। तो फंक्शन छोड़ो, बस ये देखो कि सारे ब्लॉक्स में रिकॉर्ड्स होते हैं, और हर एक रिकॉर्ड्स मतलब जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिसेंट्रलाइज हो गया, और ये डिस्ट्रीब्यूटर लेजर के फॉर्म में होते हैं, और ये सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड कैसे? इंक्रिप्शन से। वेरी सिंपल, वापस से पढ़ो। सर ये क्या है, ब्लॉकचेन किस पे बेस्ड है? सर डिसेंट्रलाइज पे बेस्ड है, सेंट्रलाइज नहीं होता। सेंट्रलाइज तो आपके जो अपन लेजर बनाते हैं अपने शॉप में, जैसे फॉर एग्जांपल कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितने गुड्स आए, कितने गए, तो ये आपने लेजर बना लिया। तो ये लेजर किस में बनाया? पन्नों पे बनाया आपने। अब ये पन्नों पे नहीं, अब ब्लॉक्स में बनाना है। तो ये ब्लॉक्स में अपन ने रिकॉर्ड्स बनाए। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटर लेजर्स हो गया, ठीक है। और इसमें सिक्योर्ड हो गया इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन कैसे हुआ पता है? क्रिप्टोग्राफी इसमें यूज होती है, जिससे ये इंक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है।
तो सारा का सारा ट्रांजेक्शन कैसे अब और इसमें एक खास बात क्या है कि जो सारे ट्रांजेक्शन है वो वैलिडेट होते हैं। किससे वैलिडेट होते हैं? तो ब्लॉकचेन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो वो वैलिडेट करते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन इज वैलिडेटेड बाय द ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स और क्रिएटिंग अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रेप्लिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। वो रेप्लिकेट भी हो सकती है, मतलब रेप्लिकेटेड होती है और सारे पार्टिसिपेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वेरी सिंपल। और सुनो, सारे ब्लॉक्स कैसे ऐसे होती है इसमें, ब्लॉकचेन में सारे के सारे ब्लॉक सीक्वेंस में आते हैं, ठीक है। तो ऑल ब्लॉक्स आर सीक्वेंस्ड कि सो दैट अगर कोई मॉडिफिकेशन या डिलीशन करोगे तो वो डिस्क्वालीफाई कर देगा उस इंफॉर्मेशन को। मतलब कहना चाहता है मॉडिफाई और डिलीशन नहीं कर सकते ब्लॉक का, एक बार रिपोर्ट गई उसमें रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल बिटकॉइन है, वो मैं आपको समझाता हूं। एक बार इसको रब करने दो सर। बिटकॉइन मतलब अभी जैसे बिटकॉइन का सबको कंसेप्ट पता है, बिटकॉइन में अभी ट्रेड हो रहा है। तो बताओ एक बात, बिटकॉइन का किसके पास बिटकॉइन था, फिर वो आगे किसके पास गया, कितने में बेचा, तो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं ना बिटकॉइन के। तो ये कौन से सिस्टम पे रिकॉर्ड, कौन सा ये इसमें लगा है, ब्लॉकचेन ही है ना, कि सारे क्रिप्टो इसमें यही काम करता है ना भैया। बिटकॉइन किसके बेस पे है सर? ब्लॉकचेन के बेस पे बिटकॉइन काम कर रहा है ना। सारे जो ट्रांजेक्शन है वो एक मतलब किसके पास था, किसके पास मतलब आगे किस वैल्यू पे गया, कितनों के पास आया, तो और वो सारा पार्टिसिपेंट्स के पास होता है। सारी चीजें सीक्वेंस होती है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन और अगर आप मॉडिफाई करोगे ब्लॉक को या डिलीट करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लॉकचेन का कंसेप्ट, और ये आपको तीनों पॉइंट विद एग्जांपल याद होने चाहिए, ठीक है सर। ऑडिट इंप्लीकेशन बता दो ब्लॉकचेन की। सर एक बात सुनो, ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ता है अप्रोप्रिएट गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। भैया ये गवर्न कैसे होता है? तो अप्रोप्रिएट गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, इतना याद रखना प्लीज। अगर इतना याद कर लिया ना तो आगे वाला मैं याद करा दूंगा कि ऑडिट इंप्लीकेशन क्या है। भैया मेरा फोकस अभी याद कराने पे ही है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो कंसीडर करो अप्रोप्रिएट गवर्नेंस और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पर कंसीडर करो। अब एक बात बताओ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन सर इसके बारे में बताओ ना। तो एक बात बताओ, ब्लॉकचेन का जो सिक्योरिटी है ना मेजरली क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है? मेजरली क्रिप्टोग्राफी पे। क्रिप्टोग्राफी मतलब इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक यूज होती है। इसके अंदर अपन नहीं जाएंगे, बस इंक्रिप्शन मतलब जो रीडेबल टेक्स्ट को अपन कन्वर्ट कर देते हैं कि वो रीड नहीं कर पाएंगे, और डिक्रिप्ट करोगे तभी वो रीड कर पाओगे। तो मतलब सिंपल सा सब जो क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नेंस और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में से सिक्योरिटी उठा लो, और सिक्योरिटी का बोलो कि भैया सिक्योरिटी तो इसकी क्रिप्टोग्राफी पे ही होती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे रिस्क खत्म हो गए। तो रिस्क फैक्टर तो एसोसिएट होते हैं, तो कुछ कंसर्न होते हैं सर। कि कौन से कंसर्न हो जाएंगे सर? डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को आप भूल नहीं सकते, प्राइवेसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बात ऑडिटर डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा कि भैया इतने ब्लॉक्स में जो डेटा जो ब्लॉकचेन पे आप रख रहे हो, क्या वो एक्सपोज कर देगा एंटरप्राइज को किसके? किसी लाइबिलिटी के। अगर लॉज एंड रेगुलेशन से आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपको क्या हो गया? अगर देखो फिर से पढ़ो ये लाइन, डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटरमाइन वेदर द डेटा जो पुट ऑन है, पुट ऑन कहां पे? ब्लॉकचेन में, क्या वो एक्सपोज कर देगा एंटरप्राइज को किसी भी लाइबिलिटी को फॉर नॉन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। आपने डेटा ब्लॉकचेन पे, डेटा सिक्योर नहीं है, डेटा लीक हो गया, तो कोई भी एंटरप्राइज जो उसको मेंटेन कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगे, लीगल उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो वेरी सिंपल, वापस से सुनो, चारों पॉइंट कैसे याद रखना, इधर आओ, नीचे आओ, नीचे देखो ब्लॉकचेन के ऑडिट इंप्लीकेशन देखो। पहला पॉइंट मैंने आपको बोला था, ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नेंस और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन करना। फिर कहना इसकी जो सिक्योरिटी है वो क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है, बट कुछ रिस्क तो इसमें फिर भी एसोसिएटेड है। सर तो क्या रिस्क है बताओ ना। तो कंसर्न बता देना। कंसर्न क्या बताओगे सर? कंसर्न क्या बताओगे सर? डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का कंसर्न है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और लास्ट में क्या है? नॉन कंप्लायंस ऑफ विद लॉज एंड रेगुलेशन भी हो सकता है। तो इसलिए आप चेक करो जो डेटा आपने पुट ऑन किया है, पुट ऑन कहाँ पे किया है सर? ब्लॉकचेन पे। क्या वो एंटरप्राइज को एक्सपोज कर देगा किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट? मतलब किसी लाइबिलिटी आ जाएगी उन पे फॉर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये नोक्लार का ही पॉइंट हो गया, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी से ये सारे पॉइंट कनेक्ट है। ऑडिट इंप्लीकेशन ऐसे का ऐसे याद रखना और लिख के आना, ठीक है। अब सर रिस्क बताओ। रिस्क भी अपन ऐसे कोई एबीसीडी वाली मेमोरी टेक्निक नहीं यूज करने वाले इसमें। रिस्क में भी बताओ, इसकी स्ट्रेंथ ही इसकी वीकनेस बन जाती है सर। पहली क्या है सर इसका रिस्क ब्लॉकचेन का? सर इसका स्ट्रेंथ ही वीकनेस बन जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉकचेन कैन आल्सो बी इट वीकनेस। वेरी सिंपल। दूसरा सुनो, आप इसमें रिवर्स नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन को। अभी ट्रांजेक्शन आपने डाल दिया, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो एक ये हो गया रिस्क। और एक बात बताओ, एक्सेस डेटा एंड टू एक्सेस डेटा विदाउट रिक्वायर्ड की।
आप एक्सेस तो डेटा की नहीं है आपके पास, डिक्रिप्शन की नहीं है तो आप एक्सेस तो नहीं कर सकते डेटा। तो एक्सेस डेटा विदाउट रिक्वायर्ड की मेक सिस्टम सिक्योर। अगर की नहीं है तो डेटा नहीं मिलेगा, तो डेटा तो सिक्योर है। बट एक बात बताओ, इंटरप्राइज को फिर अगर अगर आप मतलब डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे, आपके पास की नहीं है, तो डेटा तो गया आपका एक तरह से, तो डेटा लॉकड आउट हो जाएगा। डेटा क्या हो जाएगा? लॉकड आउट हो जाएगा। और आपके पास क्लियर कंटीजेंसी प्लान होने चाहिए। तो आपको क्या करने होंगे? आपके पास क्लियर कंटीजेंसी प्लान होंगे कि भैया डेटा गायब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। आपका डेटा सिक्योर है माना, क्यों? क्योंकि आप उसमें एक्सेस नहीं कर सकते, आपके पास की नहीं है, और की नहीं है तो फिर आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। पर अगर डेटा गया तो क्या करोगे, ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको स्पेशल प्रोटोकॉल्स और प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। फिर से पढ़ो इस लाइन को, कंसेप्चुअल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो, रिवर्स नहीं कर सकते आप ट्रांजेक्शन को, पहला वाला हमें ऐसे ही याद रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और एक्सेस डेटा, एक्सेस करोगे डेटा विदाउट दी रिक्वायर्ड की, एक्सेस कर ही नहीं सकते, इसीलिए हम लोग को डेटा सिक्योर है। तो एक्सेस डेटा विदाउट दी रिक्वायर्ड की मेक सिस्टम सिक्योर। बट ऑल्सो इसका मतलब ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स और मैनेजमेंट प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि उनका डेटा लॉकड आउट ना हो और उनके पास क्लियर कंटीजेंसी प्लान हो। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख भी लेना। ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस हो जाएगी, इनेबिलिटी टू रिवर्स दी ट्रांजेक्शन, और डेटा आपका सिक्योर है ये तो मान लिया, बट आपके पास होना चाहिए क्या? प्रोटोकॉल्स और मैनेजमेंट प्रोसेस कि आपका डेटा लॉकड आउट हो गया तो आप क्या करोगे। तो ये इंश्योर करना है कि डेटा लॉकड आउट ना हो और आपके पास कंटीजेंसी प्लान बनाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब सर अब देखो एक बात बताऊं, ब्लॉकचेन में ना नोड्स के थ्रू आप अपना ऑपरेशन करते हो। तो ऑपरेटिंग कैसे होती है? ऑपरेटिंग थ्रू नेटवर्क नोड्स, नेटवर्क के नोड्स के मतलब के उसी से आपका ऑपरेशन होता है ब्लॉकचेन में। तो ऑपरेटिंग थ्रू नेटवर्क नोड्स कुड आल्सो एक्सपोज ऑर्गेनाइजेशन टू साइबर अटैक्स एंड डेटा हैक्स। भैया ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का पूरा काम रिकॉर्ड्स हो रहा है, सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये सब हो तो नेटवर्क पे ही रहा है। तो नेटवर्क नोड्स पे ही आप ऑपरेट कर रहे हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में साइबर अटैक और डेटा हैक तो कर ही सकता है कोई। ठीक है सर, और लास्ट वाला पॉइंट वेरी सिंपल कि ऑर्गेनाइजेशन के पास डीएमपी होना चाहिए, मतलब डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, और वो कंप्लाइज करना चाहिए लॉज एंड रेगुलेशन से। ठीक है, रीच और रिस्क पे कॉमन रिस्क क्या है सर? स्ट्रेंथ वीकनेस हो जाएगी, इनेबिलिटी टू रिवर्स दी ट्रांजेक्शन। अगर आप ऑपरेट कर रहे हो नेटवर्क नोड से तो साइबर अटैक्स तो हो ही सकता है। डीएमपी मतलब आपके पास डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए और लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई होना चाहिए। बहुत सिंपल ये 4 पॉइंट, और ऊपर वाले 4 पॉइंट सिक्योरिटी से चालू होना और नीचे लॉज एंड रेगुलेशन वाला। तो अब ये देखो, ये भी लॉज एंड रेगुलेशन वाला है, लास्ट वाला इसका भी लॉज एंड रेगुलेशन वाला है। बाकी आपके ये चारों पॉइंट कवर हो गए। ठीक है, वापस आओ इस पे। ठीक है, अपना ब्लॉकचेन कंप्लीट। सर एनएफटी, एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन, फंजिबल मतलब एक्सचेंजेबल, और नॉन फंजिबल मतलब नॉन एक्सचेंजेबल टोकन। तो सर एक बात बताओ, एनएफटी मतलब क्या हो गया? कुछ यूनिक है क्या, जो रिप्लेस नहीं हो सकता। एनएफटी मीन समथिंग इज यूनिक, क्या ये समथिंग है, ऐसा चीज है जो यूनिक है और रिप्लेस नहीं हो सकता, कैनट बी रिप्लेस। तो जैसे देखो फिजिकल मनी, जैसे 500 का नोट दिया आपको, आप मुझे 500 के वापस दे दोगे तो ये एक्सचेंजेबल हो गया ना। बट आप ऐसे इसमें एक्सचेंज नहीं कर सकते एनएफटी में। एनएफटी में एक्सचेंज ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि सर वो आपका डिजिटल एसेट्स भी हो सकता है। क्या? आपके फोटोज हो गए, आपके वीडियोज हो गए, आपके आर्ट वर्क हो गया। अब एक बात बताओ, जो किसी के क्रिएटिव वर्क है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आर्ट है, तो एक किसी की पेंटिंग दूसरे की पेंटिंग से अपन एक्सचेंज कर लेंगे, बोलेंगे इनकी वैल्यू बराबर है, ऐसे एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको नॉन फंजिबल टोकन बोला जाता है। ये यूनिक है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे फिजिकल मनी और क्रिप्टो करेंसी में तो फंजिबल्स होते हैं क्योंकि ये एक्सचेंज हो जाते हैं, बट ये एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर होती है, इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर होती है जो इसको यूनिक बनाती है। ठीक है, डिजिटल एसेट्स होते हैं एनएफटी में, डिजिटल एसेट्स होते हैं सर, फोटोज हो गया, वीडियोज हो गया, आर्ट वर्क हो गया। और एनएफटी टोकन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक यूनिक आइटम्स की रिप्रेजेंट करते हैं, अपने उनकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुनो, एनएफटी अलाउ देयर क्रिएटर्स टू टोकनाइज थिंग, सारी चीजों को टोकनाइज कर सकते हो आप। जैसे आप अपने आर्ट को कर सकते हो, कोई चीज का आपके पास कलेक्शन है तो उसको भी आप टोकनाइज करके सेल आउट कर सकते हो। इवन रियल स्टेट, एक बात बताओ, रियल स्टेट मतलब मैं आपको बोलूं आपका घर मेरा घर, ठीक है, तो आप अपन घर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वैल्यू बराबर है क्या आपके घर और मेरे घर की? तो हो सकता है ना कि अलग है, तो घर तो ये नहीं बोल सकते ना कि सर आपका भी घर मेरा भी घर, तो आप अपन एक्सचेंज कर लेते हैं, नहीं, उसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, तो ये इसीलिए नॉन फंजिबल बोलते हैं इसको। आप अपने चीजों को टोकनाइज कर सकते हो, आपकी आर्ट को, आपके कलेक्शंस को, और अपने रियल स्टेट को भी। ठीक है, इवन रियल स्टेट को भी कर सकते हो। सिंपल है। सिक्योर्ड क्या है? किस चीज से सिक्योर्ड है? क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, सिक्योर्ड बाय दी ब्लॉकचेन, और इसका एक ऑफिशियल ओनर ही हो सकता है एट अ टाइम। भैया एनएफटी का मतलब जो एनएफटी का टोकन है, इसका एक ही बार एक जने का कलेक्शन है, तो एक जने का ही ओनर हुआ ना। ठीक है, तो इसका एक ही ओनर होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। वापस से देखोगे क्या?
सिंपल सा समझो, डिजिटल एसेट्स भी हो सकते हैं और क्या डिजिटल एसेट्स ही होते हैं मेजरली, फोटोज वीडियोस, और वो एक्सचेंज नहीं कर सकते आप ऐसे डायरेक्टली। अगर एक्सचेंज करना है तो पेमेंट करके करो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक होते हैं, रिप्लेस किए नहीं जा सकते। ओनरशिप ऑफ यूनिक आइटम्स उसका बताते हैं, टोकनाइज कर सकते हो आप बहुत सारी चीजें। सिक्योर्ड किस चीज से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सिक्योर किया हुआ है, वेरी सिंपल। तो एनएफटी क्या यूनिक है, रिप्लेस नहीं किया सकता, जैसे अनलाइक फिजिकल मनी, फिजिकल मनी कैन बी एक्सचेंज, तो फिजिकल मनी को हम फंजिबल बोल सकते हैं, क्रिप्टो को फंजिबल बोल सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर होता है इसमें, डिजिटल एसेट्स रिप्रेजेंट करता है, मतलब एनएफटी होते ही डिजिटल एसेट्स है मेजरली, फोटोज वीडियोज आर्ट वर्क, ठीक है। आप कर सकते हो अपनी ओनरशिप रिप्रेजेंट, टोकनाइज कर सकते हो दूसरी चीजें भी, अपना आर्ट, अपना कलेक्शन, इवन रियल एस्टेट को भी सिक्योर्ड कैसे किया आपने, ब्लॉकचेन को, और इसका एक टाइम एक ही ऑफिशियल ओनर हो सकता है, ठीक है सर। अब इसका की फीचर्स क्या है, यूएई है सर, क्या है सर, यूनिक है, और एसेट है, कौन सा एसेट है, डिजिटल एसेट है, तो सर ये यूनिक है, इट कैन नॉट बी फोर्ज नहीं हो सकता या मैनिपुलेशन नहीं हो सकता इसमें, डिजिटल एसेट है, और ई से एक्सचेंज। तो एनएफटी का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, या क्रिप्टो करेंसीज में मेजरली इसका एक्सचेंज होता है, फॉर एग्जांपल इसका बिटकॉइन आप दे सकते हो, ठीक है। ये हो गए की फीचर्स ऑफ एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। अब एक बात बताओ, चैलेंजेस क्या है, आप बोल रहे हो ये टोकनाइज करा लिया, मेरा ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, रजिस्ट्री है तेरे पास कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं, तो अभी भी इसमें ओनरशिप में दिक्कत है, कॉपीराइट आ सकता है, अरे ये फोटो तो मेरी है, ये आर्ट तो मैंने बनाया, ठीक है, कॉपीराइट कंसर्न्स भी आ सकते हैं। सिक्योरिटी का रिस्क तो है ही, क्योंकि मेजरली ऑनलाइन है, तो सिक्योरिटी रिस्क, मार्केट इसका वाइड नहीं है, और ऑनलाइन फ्रॉड तो हो ही सकते हैं। तो ओनरशिप में भी अभी भी चैलेंज है, कॉपीराइट कंसर्न में भी है, सिक्योरिटी रिस्क है, मार्केट अभी इतना बड़ा नहीं है, और ऑनलाइन फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके चैलेंजेस हो गए। दूसरे में क्या करेंगे, ऑडिट जब कर रहे हो इसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कंसिडरेशन, ठीक है। एनएफटी में क्या, ऑडिट कंसिडरेशन इंक्लूड कंप्रेहेंसिव कोड रिव्यू, क्या कंप्रेहेंसिव कोड रिव्यू इसका करना पड़ेगा, और आपको वेरीफाई करना पड़ेगा टोकन्स को। फिर से सुनो, ऑडिट कंसिडरेशन में क्या इंक्लूड होता है, एक तो पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, डेटा प्राइवेसी को भी आप कंसिडर करोगे, साइबर थ्रेट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, और एक जो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था भैया, कोड रिव्यू करना पड़ेंगे। कोड रिव्यू किस चीज के लिए, कि वेरीफाइंग द सेफ्टी ऑफ टोकन, की सेफ्टी ऑफ टोकन के लिए जो कोड है वो अपने को रिव्यू करेंगे। तो कंप्रेहेंसिव कोड रिव्यू ऑफ वेरीफाइंग द सेफ्टी क्या, और सेफ्टी ऑफ टोकन, क्या वेरीफाइंग द सेफ्टी ऑफ टोकन, आपको ये रिव्यू अपने ऑडिट में कंसीडर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये अपने चैलेंजेस भी हो गए। अब आ जाओ फोर्थ पे, फोर्थ में क्या है सर, आरपीए। आरपीए मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है, आ जाओ इस पे। आरपीए मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में क्या होता है, आप अपने रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर दो, ये हो गया रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए, ठीक है। आरपीए मतलब ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस, जो प्रोसेस रिपीट हो रहे हैं बार बार। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो आपके किसी भी, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी शॉप है, उसमें क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, गुड्स आता है, ठीक है, फिर उनके अगेंस्ट पेमेंट होता है, फिर कस्टमर्स का वो जो गुड्स आए उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, बिल्टी रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब पीओ से आप इमेजिन करो, पहले परचेज ऑर्डर बनेगा, ठीक है, फिर उसका इनवाइस बनेगा, तो जो उसके पास इनवाइस आया होगा, ठीक है, फिर गुड्स आया होगा तो गुड की रिसिप्ट आएगी, जिसको अपन बिल्टी बोलते हैं, ठीक है, लोकल में गुड्स रिसिप्ट भी हम लिख सकते हो, यहाँ गुड रिसिप्ट आया, ठीक है, उसके बाद पेमेंट किया तो चेक आया, तो सारे रिकॉर्ड्स, तो आपके पास ये सारे अलग अलग चेक आया तो चेक का रिकॉर्ड हो गया, बिल्टी रिसिप्ट आई होगी, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास अलग अलग पड़े हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब क्या करोगे आप लोग, एक बंदा रखा हुआ है आपने कि वो सारा इसमें से इंफॉर्मेशन उठाएगा, पीओ में से, इनवॉइस में से, बिल्टी में से, ये सारा, तो ये आप ऑटोमेट कर दो ना, कि मशीन में ये सारी चीजें उड़ जाए अपने आप, और ये आपको बार बार ये डेटा एंट्री का काम नहीं करना पड़े, तो आप अपने रिपीटेटिव प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो, कितना सिंपल है। तो ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है दैट इम्यूलेट्स ह्यूमन एक्शन, ठीक है, ह्यूमन एक्शंस के साथ इम्यूलेट करती है ह्यूमन एक्शंस को, कैसे, डिजिटल सिस्टम और सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करके। फिर से सुनो, आरपीए क्या है, अपने रिपीटेटिव प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो क्या करती है, इम्यूलेट करती है ह्यूमन एक्शंस को, जो ह्यूमन करता है वैसा ही उसी तरह से ये काम करता है, बट अलग स्पीड में काम करता है और मच फास्टर होता है, नॉन स्टॉप 24 घंटे काम करता है, बस इतना ही है, सिंपल सा अगर समझाऊं तो। इट इज ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट इम्यूलेट्स ह्यूमन एक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद द डिजिटल सिस्टम और सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सुनो, इसमें बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी टेलीग्राम वगैरह पे आप देखोगे ना, तो बहुत सारे सिस्टम्स के लिए बोर्ड्स बनाए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक वो फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आरपीए सॉफ्टवेयर बोर्ड्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन या सिस्टम से, ठीक है, और काम करते हैं। सर काम कैसे करते हैं, सेम वे जैसे इंसान करते हैं, सेम वे पीपल डू, एक्सेप्ट दैट आरपीए बोर्ड्स कैन ऑपरेट अराउंड द क्लॉक। अब इंसान तो 24 घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन जो अगर आपने कोई बॉट बना दिया, वो बॉट क्या नॉन स्टॉप काम करेगा, मच फास्टर काम करेगा, यही है आरपीए, ठीक है।
तो ये 3 लाइन है, आपको तीनों लाइनें याद रहनी चाहिए, ये ऐसे कैसे लिख के आना। ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो इमुलेट करती है ह्यूमन एक्शन को बाय इंटरेक्टिंग विद द डिजिटल सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। और उसके बाद में क्या, आरपीए में सॉफ्टवेयर बोर्ड्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन या सिस्टम से, और ये क्या कर सकते हैं, इसमें बोर्ड्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ऑपरेट करते हैं अराउंड द क्लॉक और मच फास्टर। ऑडिट इंप्लीकेशन क्या है भैया, आरपीए प्रोसेस को समझो तभी तो सब्सटेंशियल टेस्टिंग कर पाओगे। तो इसमें ऑडिट इंप्लीकेशन में 2 चीज लिख लो, एक तो प्रोसेस और एक तो टूल्स। क्या लिखोगे, अपने कॉपी या अपने नोट्स में लिख लो क्या, प्रोसेस और टूल्स। फिर से देखो, ऑडिट इंप्लीकेशन में क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आरपीए प्रोसेस को। क्या करना पड़ेगा, आरपीए प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन अंडरस्टैंड करोगे तभी तो आप इनिशिएट कर पाओगे ऑडिट। ऑडिट करने आए हो, ऑडिट इंप्लीकेशन आरपीए की क्या है कि भैया पहले आरपीए प्रोसेस समझो, तो अंडरस्टैंड करो और फिर ही इनिशिएट करो ऑडिट। उससे पहले आप ऑडिट इनिशिएट नहीं कर पाओगे। और आरपीए प्रोसेस जब करोगे तो आरपीए प्रोसेस में कुछ चीजें इंक्लूड है। सर क्या इंक्लूड है, मैं आपको बताता हूँ। डेटा एक्सट्रैक्शन कि डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे हो रहा है, डेटा एग्रीगेट कैसे हो रहा है, डेटा सैनिटाइज और डेटा क्लीन कैसे हो रहा है। तो सर ये याद कैसे रखेंगे, तो सर इसमें ऐसे याद रख लो, केस। केस क्या सर, डेटा क्लीन कैसे, डेटा एग्रीगेट कैसे, डेटा सैनिटाइज कैसे, डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो 2 इंप्लीकेशन है, मैंने आपको बता दी। पहली वाली क्या थी, आपको आरपीए प्रोसेस समझ में आना चाहिए और उस प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है, केस इंक्लूड है। वो केस क्या है, 4 चीज आपको पता है। और अगर जब तक ये प्रोसेस अंडरस्टैंड नहीं करता, साफ साफ लिखा देखो इधर, और जब तक ये प्रोसेस अंडरस्टैंड नहीं करता वो नहीं कर पाएगा ऑडिट इनिशिएट। वेरी सिंपल। और आपको परफॉर्म करना है सब्सटेंसिव टेस्टिंग। टू परफॉर्म सब्सटेंसिव टेस्टिंग तो ऑडिटर को क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन टूल्स की, जो टूल्स यूज हुए डेवलप, मतलब ये जो टूल्स यूज हुए टू डेवलप और मेंटेन आरपीए। फिर से सुनो, आपको क्या करना पड़ेगा, टू परफॉर्म सब्सटेंटिव टेस्टिंग। आपको सब्सटेंटिव टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, तो ऑडिटर्स के पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टूल्स की। कौन से टूल्स, जो यूज्ड हुए हैं ये आरपीए बनाने के लिए, डेवलप या आरपीए बनाने के लिए, और ये आरपीए को मेंटेन करने के लिए जो टूल्स हुए हैं वो याद रखने के लिए। तो मैंने 2 चीज पहले क्या बोली थी, दोनों चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो गलत बोला था क्या, प्रोसेस या टूल्स, इनकी आप अंडरस्टैंडिंग ले लो। पहले अंडरस्टैंड दी प्रोसेस, प्रोसेस में आप बोल देना ये 4 चीज इंक्लूड होती है कि डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, एग्रीगेट, सैनिटाइज, क्लीन, ठीक है। और पहले जब तक ये आरपीए प्रोसेस समझ नहीं सकता ऑडिट इनिशिएट नहीं कर सकता। और जब आपको परफॉर्म करनी है सब्सटेंसिव टेस्टिंग तो भैया आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है जो टूल्स यूज हुए हैं। टूल्स किस चीज में यूज हुए हैं, जो डेवलप किया है, मेंटेन किया है आपने आरपीए, वो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। यही तो बोल रहा है, कितना सिंपल है। इधर आओ, रिस्क क्या है आरपीए के, रिस्क है ओसीआर। क्या है ऐसा रिस्क, OCR, ओ से ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशनल रिस्क। देखो, रोबोट्स आर डिप्लॉयड विदाउट प्रॉपर ऑपरेटिंग मॉडल। अगर आपका ऑपरेटिंग मॉडल्स में दिक्कत आ रही है तो आपके टास्क नहीं होंगे, तो आपका ऑपरेशनल और एग्जीक्यूशन में दिक्कत आएंगी, ठीक है। असाइन कर दो, प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग दो, जिससे आपका रिड्यूस हो जाएगा ऑपरेशनल रिस्क। तो ये हो गया अपना ओ से OCR। कॉमन रिस्क में मैंने बताया था ना, ऑफ आरपीए में क्या है, OCR है। ओ से हो गया आपका ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशनल रिस्क। सी चेंज मैनेजमेंट रिस्क, मैनेजमेंट तो चेंज हो सकता है, ठीक है, और तो इसकी वजह से आपका रिस्क है आरपीए में। सर नॉट फॉलोइंग द चेंज मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन साइकिल, या इम्प्रॉपर या इनकम्प्लीट टेस्टिंग है जिसकी वजह से आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। और आरपीए स्ट्रेटेजी रिस्क, आरपीए स्ट्रेटेजी रिस्क मतलब जो आप आरपीए सेट कर रहे थे, स्ट्रेटेजी बना रहे थे, उसमें रिस्क मतलब आपने रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, आपने इम्प्रॉपर केपीआईज डाल दी। केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स गलत डाल दिए, कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स डाल दिए, अनरियलिस्टिक बिजनेस गोल्स डाल दिए। तो इससे क्या हो गया, आपके आरपीए में स्ट्रेटेजी में रिस्क हो गया, ठीक है। तो क्या क्या रिस्क है आरपीए के, OCR। ओ में मतलब ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशनल रिस्क, मेरे साथ बोलो, ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशनल रिस्क, चेंज मैनेजमेंट रिस्क, और सी से आरपीए स्ट्रेटेजी रिस्क। वेरी सिंपल, या आपके ऑटोमेटेड टूल्स इन ऑडिट कंप्लीट हुए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट पे आओ। नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट पे अपन 4 चीज देखेंगे। सर क्या देखेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AR, VR और मेटावर्स। क्या देखेंगे सर, 4 चीज देखेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, AR के बारे में पढ़ेंगे, VR के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट मेटावर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, आ जाओ। सर ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सर कुछ नहीं, ड्रोन को भेज देंगे, ड्रोन से अपन क्या कर लेंगे, सर ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से अपन क्या कर लेंगे, रिमोट लोकेशन पर स्टॉक ऑडिट कर लेंगे, स्टॉक काउंट अपन कर लेंगे, ठीक है। स्टॉक काउंट फॉर रिमोट लोकेशन यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। सिंपल है। ड्रोन में क्या होती है सर, ग्रेट पेलोड कैपेसिटी होती है। क्या होती है, ग्रेट पेलोड कैपेसिटी। अगर पेलोड कैपेसिटी अच्छी है तो सर अपन इसमें कैमरा डाल देंगे, सेंसर डाल देंगे, जो फोटोग्राफ लेंगे सर उससे अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्या लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेंटरीज का स्टॉक काउंट कर सकते हैं। सिंपल। आ जाओ AR मतलब,
यार मतलब ऑगुमेंटेड रियलिटी सर, यार मतलब ऑगुमेंटेड रियलिटी, ऑगुमेंटेड रियलिटी मतलब क्या होता है सर, आप एडेड एलिमेंट कर देते हो सर, रियल वर्ल्ड में आप एडिशनल डिजिटल एलिमेंट्स ऐड कर देते हो, क्या कर देते हो रियल वर्ल्ड में एडिशनल मतलब एडेड एलिमेंट्स कर देते हो। कौन से एलिमेंट्स सर, डिजिटल एलिमेंट्स, डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू। सर अब देखो एक मेरी बात सुनो, मैं जाता हूँ, मेरे को अगर स्पेक्ट्स खरीदने हैं तो मैं किसके पास जाऊंगा, पीयूष बंसल जी के पास जाऊंगा, उनकी वेबसाइट पे जाऊंगा lenskart.com, ठीक है, बंसल जी चश्मे बेचते हैं तो उनसे मैं स्पेक्ट्स देखूंगा। अब मेरे को कोई स्पेक्ट्स देखना है कि मेरे फेस पे कैसे लग रहा है, तो उनके मतलब वो सिस्टम है, अगर अपन उनकी वेबसाइट पे जाएं और अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर लें आई गेस, तो अपन देख सकते हैं कि वो स्पेक्ट्स अपने पे कैसा लग रहा है, ठीक है। तो वो एडेड एलिमेंट्स है कि रियल वर्ल्ड में तो सारी चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बस वो एक एडेड एलिमेंट अपने को दिख जाएगा कि ये कैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका फेमस एग्जांपल क्या है सर, पोकेमोन गो। सर पोकेमोन गो को अपन पोकेमोन को ढूंढते थे, कहां पे ढूंढते थे सर, रियल वर्ल्ड में ही ढूंढते थे, बस अपने फोन में उसको चलाते थे तो अपन उसको ढूंढते थे, वो रियल वर्ल्ड सेम रहता था, बस एक एडेड एलिमेंट था, वो था पोकेमोन, ठीक है। तो ये अपना हो गया एआर। अब सर वीआर पे आओ। वीआर में कोई एक वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी, पूरा का पूरा रियल वर्ल्ड को बदल देते हैं, क्या बदल देते हैं, पूरा पूरा का देखो रिप्लेसेस द रियल वर्ल्ड इंटायरली। ये एआर का एक स्टेप फॉरवर्ड है, एआर से एक स्टेप फॉरवर्ड है, इसमें अपन रिप्लेस कर देते हैं रियल वर्ल्ड को विद स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट। इसमें क्या एडिशनल डाल सकते हैं सर, डिजिटल इमेजेस डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, इवन टच एंड स्मेल भी डाल सकते हैं, ठीक है सर, अच्छी बात है सर। उसमें सुनो, यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट मतलब कस्टम हेडसेट यूज करते हैं ना वो, तो वो अपन देख के अपन अपने को फील होता है कि अपन दूसरी जगह वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और एक्सपीरियंस उसमें क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जांपल दिया है फ्लाइंग और स्काई डाइविंग का भी एक्सपीरियंस आपको उस वीआर में मिल सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वीआर सेट आप लोगों को पता ही है, वीआर सेट सर्च करना आप समझ जाओगे क्या होता है। मेटावर्स क्या है सर, मेटावर्स कुछ नहीं सर, यूनियन है सर। क्या यूनियन, क्या सर, ऐसे क्या बोल रहे हो सर, इसमें सारी टेक्नोलॉजी डाल दी इन्होंने सर, एक एक करके पढ़ते मतलब, आओ इसको पढ़ते। मेटावर्स क्या है सर, एमर्जिंग 3D डिजिटल स्पेस है। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, एमर्जिंग 3D डिजिटल स्पेस है, इसमें मतलब वीआर भी है, एआर भी है और अदर एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग को क्या मिलता है सर, अलाउ पीपल टू हैव लाइफ लाइक पर्सनल या बिजनेस एक्सपीरियंस, ठीक है। ऑनलाइन अपन क्या पर्सनल एक्सपीरियंस, बिजनेस एक्सपीरियंस उसमें वो क्यों क्या है, उसमें क्या कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है, थोड़ा बड़ा इन द सेंस उसमें एआर भी आ गया, वर्चुअल रियलिटी भी आ गया, तो अपन इसमें क्या कर सकते, और एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी और उसमें डाल दी, मतलब सारे चीज़ों का एक ग्रुप हो गया और ये मेटावर्स हो गया, ठीक है। तो अपन इसमें पर्सनल और बिजनेस एक्सपीरियंस अपन इसमें फील मतलब वो फील कर सकते हैं, लाइफ लाइक मतलब वो सारी चीज़ें हमें उसमें दिख सकती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन इन्होंने क्या लिखी है, इट रिप्रेजेंट्स अ कन्वर्जेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। सर ये कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंस का मतलब यूनियन होता है, ग्रुप, ये ग्रुप है डिजिटल टेक्नोलॉजी का मेटावर्स। क्या इसमें क्या डाल दिया सर, एआई भी डाल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाल दिया, क्रिप्टो करेंसी भी डाल दिया, एआर भी डाल दिया और वीआर भी डाल दिया, तो सबको मिला दिया ना, सिंपल सी बात है। तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये वाला देखो, केस सिनेरियो टू इलस्ट्रेट द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ मेटावर्स इन द फाइनेंशियल डोमेन। सर क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है मेटावर्स का, है ना, मेन तो यही है ना, पोटेंशियल एप्लीकेशन कहां कहां काम आ सकता है। तो देखो इसको एक एक मेरे साथ आ जाओ, ऐसे याद रखो, अपन वर्चुअल बैंकिंग और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूजर अपना वर्चुअल बैंक क्रिएट कर सकता है, अकाउंट कर सकता है, उसका फाइनेंशियल डैशबोर्ड भी होगा, इसमें ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो मतलब वर्चुअल बैंकिंग और ट्रांजैक्शन का काम कर सकता है। सर मेरे पास बैंक है तो मेरे पास वर्चुअल बैंक है, तो मेरे पास एसेट्स भी डिजिटल एसेट्स होंगे, मेरे पास एसेट्स होंगे। सर ये एसेट्स आए कहाँ से सर, क्योंकि मैं क्लासेस देता हूँ, एजुकेशन देता हूँ, वर्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, साइड में मेरा बिजनेस भी है, इसलिए मैं वर्चुअल मीटिंग और कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करता हूँ। अरे सर क्या चारों पॉइंट हो गए क्या, देखो इधर आओ, वापस से देखो, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया फिर से देखो। पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है, मेरे साथ मैं चैप्टर ये याद कराने के पर्पज से ही पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, प्लीज फोकस करो, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने लायक नहीं है, बेसिक पॉइंट है ये चारों, तो ये मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आया तो अपने को सेम लिखने, 4 नंबर चाहिए भाई साहब, 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सर सुनो, वर्चुअल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, इसमें वर्चुअल बैंकिंग ट्रांजैक्शन सर कर कहां से रहे हो, आपके पास एसेट है सर, तो बैंक में मेरा क्या है, डिजिटल एसेट्स है। सर ये डिजिटल एसेट आया कहां से सर, मैंने वर्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन और ट्रेनिंग देता हूं बच्चों को, उससे मैंने ये एसेट कर लिया। सर तो फिर आप दूसरा काम क्या करते हो, मैं बिजनेस करता हूं, इसलिए मैं वर्चुअल मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, इन सब का डेटा मेरे एक ही जगह पे दिखता है, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन कर लेता हूं और एनालिटिक्स कर लेता हूं कि भैया एजुकेशन से कितना आया और मीटिंग कॉन्फ्रेंस मतलब बिजनेस से कितना आया, तो मेरा सारा डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिटिक्स कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ मेटावर्स, ठीक है। वर्चुअल बैंकिंग एंड ट्रांजैक्शन करूंगा सर, आपके पास ये बैंक में क्या है, बैंक में मेरा डिजिटल एसेट्स है, डिजिटल एसेट्स कहां से आया सर, मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन और ट्रेनिंग पे वर्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन दिया है लोग बच्चों को, और मीटिंग बिजनेस करता हूं इसलिए मैंने वर्चुअल मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस भी किए, और इतना सारा मेरे पास डेटा आ गया, मतलब बिजनेस का भी आ गया, एजुकेशन का भी आया, तो मैं सारा डेटा विजुअलाइजेशन कर सकता हूं और इसका एनालिटिक्स कर सकता हूं। ये आप पांचों के पांचों पॉइंट सेम टू सेम लिखोगे, ठीक है।
पहला वाला याद रखना, बाकी आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने वर्चुअल बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मतलब समझा दिया था। डिजिटल एसेट्स आप होल्ड कर सकते हो, मतलब ऐसे वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको। और वर्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या होता है, वर्चुअल क्लासरूम का इन्वायरमेंट आप होता है, तो उसमें आप क्लासेस ले सकते हो। वर्चुअल मीटिंग में क्या हो सकता है, आप पार्टिसिपेंट कहीं से भी दुनिया से किसी की भी कोने से क्या एक्सेस कर सकता है, वो मीटिंग एक्सेस कर सकता है। और डेटा विजुअलाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा क्या हो जाता है, विजुअलाइजेशन उसका ईजी हो जाता है इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है, मेटावर्स से, ठीक है। इधर आओ सर, कॉमन रिस्क एसोसिएटेड क्या है, एक बात बताओ नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट में। तो सर एक बात बताओ, पब्लिक सेफ्टी अभी भी इशू है, साइबर सिक्योरिटी, इतना ऑनलाइन जा रहे हो तो आप साइबर सिक्योरिटी से बच नहीं, मतलब साइबर सिक्योरिटी का है ही अपने रिस्क। डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, कोई स्टैंडर्ड नहीं है अभी इस पे, लैक ऑफ स्टैंडर्ड और टेक्निकल चैलेंजेस है। तो रेगुलेटर्स और ऑडिटर्स को इतना सारा है, तो रेगुलेटर्स और ऑडिटर्स को सोचना पड़ेगा किसके बारे में, कंट्रोल्स के बारे में। कंट्रोल्स कौन सा, किसके ऊपर कंट्रोल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, रेगुलेटर्स मतलब गवर्नमेंट को, और ऑडिटर्स को किसके ऊपर सोचना पड़ेगा, डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, और इसको रेगुलेटेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक क्या क्वेश्चन सर, एक बात बताओ, इनके ऊपर अभी टैक्सेशन कैसे लगेगा, ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, कस्टमर प्रोटेक्शन के बारे में कोई ज्ञान दिया क्या, नहीं। तो इट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन अबाउट टैक्सेशन, ज्यूरिडिक्शन एंड कस्टमर प्रोटेक्शन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट कंप्लीट, ठीक है। लास्ट पेज पे आ जाओ, ये कंप्लीट अपना डिजिटल ऑडिट कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें आप देखो क्या देखना है सर, कि कंसीडरेशन करना है आपको, कंट्रोल कंसीडरेशन जब आप ऑडिटिंग डिजिटली कर रहे हो, या ऑब्जेक्टिव क्या है जब आप ऑडिटिंग डिजिटली कर रहे हो। तो सर आपको पहले तीन चीज में ये फोकस करनी है। तीन चीज में क्या आपको फोकस करना है सर, पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्या लेनी है, अंडरस्टैंडिंग, कि भैया इंडस्ट्री में कोई चेंज आया क्या, या टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो। अब चेंज आया तो आपने इंप्लीमेंटेशन किया होगा नया टेक्नोलॉजी, तो उससे कुछ नए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हो तो कोई उससे रिस्क भी आया होगा, तो कंसीडर करो रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नया टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब सुनो एक बात, आपको इवेल्युएट करना है या डिटरमाइन करना है इंपैक्ट क्या आया है इस नए टेक्नोलॉजी से, तो आपको डिजिटल अपस्केलिंग या स्पेशलिस्ट की जरूरत है क्या। तो कंसीडर करो वेदर डिजिटल अपस्केलिंग या फिर स्पेशलिस्ट आर नेसेसरी टू डिटरमाइन द इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आगे आओ, सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क, एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क जहां ऑडिटर को टेस्ट करने अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स फॉर रिलाइंग ऑन द डिजिटल सिस्टम। क्या होंगे सर, वही सर मैनुअल इंटरवेंशन हुआ है क्या, इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन हुआ है क्या, अनऑथराइज चेंजेस सिस्टम में, प्रोग्राम में, या जो डेटा है मास्टर फाइल्स में उसमें अनऑथराइज चेंज हो गया क्या, डेटा उड़ा दिया क्या, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, और पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी रिस्क तो हो गई होगा। सर की स्टेप्स बताओ फॉर ऑडिटर इन चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो की स्टेप्स ऑडिटर को क्या रखना है, भैया प्रोफेशनल स्केपिटिज्म तो मेंटेन करना ही करना, ठीक है सर, मेंटेन करेगा। सर अंडरस्टैंड करो, दो में देखो, पहले मेंटेन फिर दोनों में अंडरस्टैंड है। अंडरस्टैंड करेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंड करेगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे इंपैक्ट कर रही है फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन को, और लास्ट में एसेस कर लेगा क्या, एसेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस टू सेलेक्ट, डेवलप, ऑपरेट एंड मेंटेन कंट्रोल्स। आपका ये चैप्टर कंप्लीट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ऊपर वाले पेजेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनको भी आप अच्छे से एक बार वापस से रीड ऑन करना मेरे पढ़ाने के बाद। जैसे आपने ये रिवाइज कर लिया, आप इसको फटाक से रिवाइज कर लेना, बात इतनी है। और दूसरी बात ये कि आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन एक बार जरूर देखोगे, उसके बाद में आपके डिजिटल ऑडिटिंग और एश्योरेंस के आप बिना टेंशन लिए जा सकते हो। ये 5 पेज आपके पास प्रिंटेड होने चाहिए और अच्छे से इसका रिविजन होना चाहिए, ठीक है।